नमस्ते सभी को। तो पिछले सत्र में जो चर्चा हुई थी उस चर्चा को आगे बढ़ाने का दायित्व हमको मिला है। पिछले सत्र में जो बात हुआ वो तो ये बात हुआ कि थोड़ा सा वॉल्यूम और अप कर दें, थोड़ा सा अप कर दें, ठीक। तो पिछले सत्र में जो मुख्य बात हुई कि मानव के तृप्तिपूर्वक जीने के लिए समझ, संबंध और सुविधा तीनों की आवश्यकता है। अगर हम अपने दैनिक जीवन में भी देखें ना, तो जैसे अभी हम लोग एसी कमरे में बैठे हैं, अगर एसी कमरा ना हो, कूलर का, पंखे की व्यवस्था ना हो, तो एक गर्मी होती है, बेचैनी होती है। उस गर्मी बेचैनी के दुख से अगर मुक्त होना है तो उपाय दिखता है कि पंखा लगा लें, कूलर लगा लें, एसी लगा लें। तो ये जो दुख बेचैनी हुई उसको सॉल्व करने का एक उपाय दिखता है कि कोई ना कोई सुविधा हम ऐड कर लें। तो एक तो उपयोग ये दिखता है। अब जिस एसी कमरे में हम लोग बैठे हैं या जहाँ भी घर में, ऑफिस में आप बैठे हैं एसी कमरे में, जिन लोगों के साथ बैठे हैं उनके साथ संबंध में विरोध है, उनके साथ विरोध चल रहा है। तो बैठे तो दोनों लोग, तीनों लोग एसी कमरे में ही हैं, लेकिन आपस में विरोध चल रहा है। उस एसी कमरे में बैठकर आराम में होंगे या परेशान होंगे। अब उस परेशानी को दूर करने के लिए कमरे में कितने एयर कंडीशन और लगा दिया जाए कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? नहीं हो पाएगा। या कोई और फैसिलिटी ऐड किया जाए जिससे वो सॉल्व हो जाए। तो पता लगता है कि ये भाव की समस्या है। भाव ठीक होने से ही वो ठीक होगा, किसी फिजिकल फैसिलिटी के ऐड कर देने से ठीक नहीं होगा। तो दूसरे तरह की ज़िंदगी की जो समस्या है वो भाव से ठीक होता है। सामान्यतः कई बार हम लोग को एक उपाय समझ में आता है कि कमरा अलग कर लेते हैं, जिससे विरोध है उसका चेहरा ही ना देखना पड़े तो कमरा अलग कर लेते हैं, उसमें एसी लगा लेते हैं। अब अकेले कमरे में भी बैठे हैं, एयर कंडीशन कमरे में बैठे हैं, लेकिन हमारे विचारों में विरोध चल रहा है ना, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। वो व्यक्ति भी साथ नहीं बैठा है, हम अकेले बैठे हैं, लेकिन हमारे विचारों में विरोध चल रहा है। घंटों हम विरोध चला रहे हैं, ऐसे निपटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये जितनी देर विरोध चला रहे होते हैं, जितनी देर डिसरिस्पेक्ट चला रहे होते हैं, हम कंफर्टेबल होते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं, अनकंफर्टेबल। कई बार आप देखेंगे ब्रीदिंग अब नॉर्मल हो जाती है, हार्ट बीट भी कई बार अब नॉर्मल हो जाती है। सब बॉडी के सिम्टम्स हैं, सेल्फ के लेवल पे देखेंगे तो और सिम्टम्स हैं। अब हम उस कमरे में और कौन सी सुविधा ऐड कर दें जिससे उस अनकंफर्टेबिलिटी से अपन रिलैक्स पा जाएं? तो समझना पड़ेगा कि भाव को कैसे ठीक किया जाए, तो वो समझ से दूर होगा। तो अगर देखने जाएं तो एक तरह का दुख समझ के अभाव में है, एक तरह का दुख संबंध में भाव के अभाव में है, और एक तरह का दुख सुविधा के अभाव में है। ये तीनों तरह के दुख को अगर रिजॉल्व करने जाएं तो एक के लिए यहाँ काम करना पड़ेगा, दूसरे के लिए यहाँ, और तीसरे के लिए यहाँ। हमारी समस्या ये है कि हम जिंदगी के सारे दुखों को दूर करना चाहते हैं इससे। ये एक मेजर क्राइसिस है। तो पिछले सत्र में जो मुख्य बात ध्यान में आई कि तीनों आवश्यक है, और ज़िंदगी में तीन तरह के दुख हम लोग देख पाते हैं, और उनको रिजॉल्व करने के लिए तीनों जगह काम होना आवश्यक है। ये एक पिछले सत्र का चर्चा का मुख्य निष्कर्ष रहा। दूसरा मुख्य निष्कर्ष रहा कि अगर समझ को ओपन करने जाते हैं, थोड़ा एक्सपेंड करने जाते हैं कि समझ का वस्तु क्या होगा, तो उसको पहचाना कि ये चार लेवल पे जो हमारा जीना है, व्यक्तिगत रूप पे, परिवार के रूप में, समाज में, प्रकृति अस्तित्व में, चारों जगह जो हार्मनी है, जो व्यवस्था है, उसकी स्पष्टता हमको हो जाए। ये समझ की मूल वस्तु है, इसको पहचाना। इस पर भी चर्चा हुई कि ये चारों को समझना जरूरी है। अभी फिर पूछ लेता हूँ एक बार, ये चारों को समझना जरूरी है, चारों में किसी को छोड़ा जा सकता है? ऑल फोर आर रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर चारों जरूरी है तो समझना शुरू करेंगे तो कहीं से तो शुरू करेंगे ना। कहाँ से शुरू करना ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना? तो अपने आप से शुरू कर लें। अपने आप को ठीक से समझ पाते हैं तो परिवार को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। अपने और परिवार की व्यवस्था को ठीक से समझ लेते हैं तो समाज की और प्रकृति की व्यवस्था को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। इसलिए शुरू तो यहाँ से करना है। लेकिन इस सत्र में चूँकि बात अपने को हार्मनी इन फैमिली में डिटेल में बात करना है, तो इस पर बहुत डिटेल बात हम लोग नहीं कर पाएंगे इस छोटे कार्यशाला में। बैकग्राउंड के रूप में, सांकेतिक रूप में 10 मिनट जितने बैकग्राउंड की आवश्यकता है एटलीस्ट इस पर ध्यान जाने के लिए, उतने की थोड़ी बात कर लेते हैं।
तो इस पर थोड़ी सी 5-10 मिनट बात करके फिर वापस हार्मनी इन फैमिली पे बात करेंगे। मानव के बारे जो प्रस्ताव है कि अगर हम अपने आप को समझने जाएं तो मानव सेल्फ और बॉडी का को एग्जिस्टेंस है। तो हम अपने को देखने का प्रयास कर सकते हैं कि हम सिर्फ बॉडी हैं या बॉडी के बियॉन्ड भी हैं। सेल्फ और बॉडी के को एग्जिस्टेंस है। इसको देखने में कुछ सहयोग हो सके इस अर्थ में कुछ प्रस्ताव में यहाँ रख रहा हूँ। जैसे मानव के रूप में अगर हम अपनी आवश्यकताओं की सूची बनाएं, लिस्ट बनाएं और उनको थोड़ा सेपरेट करें तो देख सकते हैं कुछ आवश्यकताएं तो मानव की ऐसी हैं जैसे सुविधा की, भोजन की, कपड़ा की, घर की, गाड़ी की। तो एक कैटेगरी की आवश्यकता है। क्या सिर्फ एक ही कैटेगरी की आवश्यकता मानव की है या दूसरे कैटेगरी की भी आवश्यकता है? जैसे सम्मान भी मानव की आवश्यकता है, स्नेह भी आवश्यकता है, ममता भी आवश्यकता है, सुख भी आवश्यकता है। तो एक ये दूसरे कैटेगरी की आवश्यकता अपने को दिखती है। तो मानव अगर अपनी आवश्यकताओं की लिस्ट बनाए और उनको थोड़ा ठीक से बाइफरकेट करे तो दिखता है कि एक तरह की आवश्यकता ऐसी है, दूसरे तरह की आवश्यकता ऐसी है। थोड़ा और ठीक से अगर हम विश्लेषण करें इसको तो ये दिखता है कि ये जो शरीर की आवश्यकता है जैसे भोजन, तो एक समय भूख लगती है, भोजन चाहिए, पेट भर गया, भोजन नहीं चाहिए। तो भोजन की आवश्यकता या किसी भी सुविधा की आवश्यकता सामयिक दिखती है। दूसरी तरफ आप इसको देखने जाएंगे जैसे सम्मान आदमी की एक आवश्यकता है। भोजन कर रहे हैं उस समय भी सम्मान आवश्यकता बनी रहती है, भोजन के बाद भी सम्मान की आवश्यकता बनी रहती है, भोजन के पहले भी सम्मान की आवश्यकता बनी रहती है। तो अगर इस आवश्यकता को देखेंगे तो ये टाइम के फ्रेम में कंटिन्यूस आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता निरंतरता में है और इसकी आवश्यकता समय समय पर। थोड़ा और ठीक से देखते हैं तो ये बात भी स्पष्ट हो पाती है कि जो बॉडी से रिलेटेड आवश्यकता है, जो सामयिक है, वो क्वांटिटेटिव भी है। हम उसमें क्वांटिटी की बात कर सकते हैं। हम कह सकते हैं 2 रोटी खाएंगे, 1 गिलास दूध पिएंगे, 2 दर्जन केला, क्वांटिटी उसके साथ जोड़ सकते हैं। उसकी आवश्यकता सीमित मात्रा में है, एक समय पे जाके तय हो जाता है कि अब नहीं चाहिए। जब इसको देखने जाते हैं, ये जो सेल्फ से जुड़ी हुई आवश्यकता है, इसमें भी क्वांटिटी की बात कर सकते हैं क्या? जैसे कह सकते हैं क्या कि आज हमको 4 किलो सम्मान की आवश्यकता है, 1 लीटर विश्वास में कमी हो गई, है ना? तब उसके साथ क्वांटिटी लगाना बहुत उपयुक्त नहीं लगता। ये भाव का मामला है ना, फीलिंग का मामला है। तो अगर हम मानव के रूप में अपनी आवश्यकताओं को देखने जाएं तो ऐसे 2 कैटेगरी में देख सकते हैं, है ना? आप लोगों को क्या लगता है कि मानव की आवश्यकता एक ही तरह की है या ऐसे मानव की आवश्यकता थोड़ी भिन्न भिन्न 2 कैटेगरी की है? क्या लगता है? मानव की सभी आवश्यकताएं एक ही कैटेगरी की हैं या वो भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, 2 कैटेगरी की हैं? दोनों की। थोड़ा और देखें, ये आदमी के लिए दोनों ही आवश्यकताएं महत्वपूर्ण हैं, दोनों का पूरा होना आवश्यक है या एक से चल सकता है काम? दोनों आवश्यक है और दोनों का पूरा होना जरूरी है। अभी क्या कर रहे हैं हम? ये दोनों तरह की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्य कर रहे हैं या किसी एक पर फोकस ज़्यादा हो गया है? क्या स्थिति है जी? तो पिछले सत्र में जो बात हो रही कि इस पर तो बहुत फोकस हो गया है, ये कहीं अंडरमाइन होता जा रहा है। तो जैसे परिवार में भी देखेंगे तो बच्चा 2000 रुपये की डिमांड करता है कई बार, तो माँ बाप अपनी आवश्यकताएं कट करके 3000 भी देने की तत्परता रखते हैं, है ना? परिवार में थोड़ा झगड़ा हो जाए पति पत्नी के बीच में तो खाना पीना तो एक दूसरे को देते रहते हैं लेकिन बातचीत बंद कर देते हैं, है ना? तो ये इधर वाले जो भाव का ट्रांसफ़र हो रहा था एक दूसरे के बीच में, है ना, उसमें बाधा आने लगती है, लेकिन ये वाले को देते रहते हैं। तो अभी अगर इसको ठीक से देखें तो दोनों को पूरा करना आवश्यक है। ये दोनों को पूरा करने जाएंगे तो एक विधि से पूरा नहीं होगा, दोनों के लिए अलग अलग विधि है। क्या विधि है? तो जो शरीर से जुड़ी हुई आवश्यकता है वो किससे पूरी होगी? फिजियोकेमिकल थिंग से, भौतिक रासायनिक वस्तुओं से। सेल्फ की जो आवश्यकता है वो किससे पूरी होगी? सही समझ, सही भाव से, है ना? तो अगर भूख लगा है तो भोजन की आवश्यकता है, रोटी की आवश्यकता है। किसी को भूख लगा है, वो भोजन मांग रहा है, हम उसको समझाने लगे तो नहीं चलेगा, है ना? इसका रिवर्स भी नहीं चलेगा कि उसके कुछ प्रश्न हैं, कंफ्यूज है, वो कुछ प्रश्नों पे क्लैरिटी चाह रहा है, हम उसे कहें बैठो चाय पी लो, वो दोबारा प्रश्न पूछे, हम बोले नहीं खाना भी खा लो, थोड़ी मिठाई भी खा लो, ये भी नहीं चलेगा।
तो दो तरह की आवश्यकता है और दोनों दो विधि से पूरा होगा। शरीर की जो आवश्यकता है वो भौतिक रासायनिक वस्तुओं से, और सेल्फ की जो आवश्यकता है वो सही समझ सही भाव से। तो अगर मानव की दोनों तरह की आवश्यकता को पहचान पाते हैं तो दोनों को पूरा करने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कहीं ज़्यादा हम इस पर फोकस हो गए हैं, ये अंडरमाइन होता जा रहा है। तो कई बार परिवार में जब झगड़ा होता है तो एक दूसरे की सुविधा की आवश्यकता को तो बहुत निष्ठा से पूरा करते रहते हैं, भले मुंह थोड़ा टेढ़ा करके चाय दें या खाना दें, वो एक अलग बात है, बट वो चलता रहता है। लेकिन इसके लिए जो बातचीत है कई बार बंद हो जाता है, 1 दिन 2 दिन सप्ताह भर, पति पत्नी में, बाप बेटे में, कई जगह तो महीनों बंद हो जाता है। तो जैसा वाइस चेयरमैन सर कह रहे थे कि वो बच्चा जो है उसके माता पिता 2 महीने बात नहीं किए, कई जगह तो वर्षों बात बंद हो जाती है। तो जो बात ही बंद हो गई तो ये भाव का आदान प्रदान हो पा रहा होगा या उसमें भी बाधा आ जाती होगी? बाधा आ जाती होगी। तो जैसे पानी का डैम बना के रोकते हैं ना पानी को, ऐसे थोड़े थोड़े झगड़े पे भाव का भी डैम बना के भाव को रोक देते हैं, और ये करते रहते हैं। हमको याद, एक शिक्षक इस कोर्स को बच्चों के साथ पढ़ा रहे थे, तो एक बच्चे ने एक पॉइंट पर कहा कि सर ये जो बात आप कह रहे हैं ये तो मेरे ही परिवार में घट रहा है, मेरे ही पिताजी से 2 साल से अधिक समय हो गया बातचीत नहीं हो रही है ना। इसका मतलब है नहीं कि पिताजी बच्चे का फीस नहीं दे रहे होंगे, सुविधा नहीं दे रहे होंगे, सब दे ही रहे होंगे। इसको ज़रूरत पड़ती होगी तो मांगता होगा, मम्मी के थ्रू मांगता होगा कि साहब से कह दो पढ़ाना हो तो दे दें फीस, नहीं तो कोई बात नहीं है ना, ये सब चलता होगा। बट ये तो पूरा हो रहा है, इसमें कहीं कहीं कई बार देखेंगे तो 2-2 साल का बाधा आ जाता है। वो लड़का बोला कि सर सब कुछ तो चल रहा है लेकिन फिर भी बेचैनी रहती है, सुविधाएं जितने पहले आवश्यक थी वो अभी भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी अपने में एक बेचैनी फील होती है। और कई बार लगता है कि पापा से मैं बात शुरू करूं दोबारा, लेकिन समझ में नहीं आता शुरू कैसे करूं, आप कोई उपाय बता दीजिए। तो टीचर ने कहा कि देखिए, अगर किसी काम को हम महत्वपूर्ण मानते हैं तो उसको एक ही तरीके से ट्राई करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक तरीका फेल हो गया, दूसरा ट्राई करेंगे, वो फेल हो गया, तीसरा ट्राई करेंगे, जब तक सफल नहीं होंगे तब तक ट्राई करते रहेंगे। ऐसे में कोई पर्टिकुलर तरीका तो कहा नहीं जा सकता है। ये बात उसको जो भी ध्यान में आई, वो घर में गया होगा, थोड़ा बहुत ट्राई किया होगा। कुछ दिनों बाद टीचर से मिला तो बड़ा खुश था, बोले बातचीत हो गई। तो थोड़ा टीचर भी उत्सुक हुए कि बातचीत शुरू कैसे हुई। तो उन्होंने पूछा कैसे शुरू हुई, बोला कुछ नहीं, एक दिन पिताजी सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे, मैं फूल लेके उनके सामने खड़ा हो गया। तो जो फूल लेके खड़ा हो गया तो पिताजी तो अग्रेशन में, 2 साल से बात नहीं हो रही, तो अग्रेशन में उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहा है तू, ये क्या है? तो बोला फूल है। बोला वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन तू मुझे क्यों दे रहा है फूल? बोला फूल तो एक कोई फिजिकल वस्तु है जो आपका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है, मेरी तरफ खींचने के लिए है। मैं तो मुख्य बात ये ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि हम दोनों की बातचीत ये जो 2 साल से बंद है, इसको ऐसे ही चलाना है कि उसके लिए कुछ करना है? बस इतना बता दीजिए, बाकी तो सब ठीक है। तो पिताजी बोले कि अच्छा, अगर बाप बेटे में बातचीत बंद है, सिर्फ बेटा ही बेचैन और पीड़ित होगा कि पिताजी पे भी कुछ फर्क पड़ता होगा? वही। और ने कहा कि ठीक है, बता क्या कहना चाहता है। तो बोले कि अभी तो आप ऑफिस जा रहे हैं, आपको देरी हो जाएगी, आप जाइए, शाम को आइएगा तो बात करेंगे। सहमति हो गई कि बात होनी, अब शाम को करेंगे। अब बेचैनी जो पिताजी की वो कहाँ रुकती, बोले ऑफिस आज लेट जाएंगे, पहले बता तू क्या कहना चाहता है। दोनों बैठे, लगभग 1.5-2 घंटे बात हुई दोनों की। और बातचीत में क्या निकला, पहले तो ये भी निकला कि भाई कहाँ से ये सब कन्फ्यूजन शुरू हुआ, कैसे विवाद बढ़ा और कैसे ये स्थिति बनी। तो कैसे बढ़ा वो कैसे निकला ना, कि एक दिन माताजी पिताजी गए बाहर घूमने, बच्चा जो है घर पे ही था, कुछ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। तो माँ बाप बोले कि भाई शाम तक हम काम निपटा के लौटेंगे। तो वेट कर रहा था, समहाउ माता पिताजी शाम तक लौटने वाले तो दोपहर को ही लौट आए। दोपहर को जब लौटे तो घर में देखा कि उनका लड़का अपने दोस्तों के साथ बैठ के प्लेइंग कार्ड, हिंदी में जैसे हम लोग ताश बोलते हैं, कई घरों में बहुत ख़राब माना जाता है उसको खेलना, जुए की शुरुआत मानते हैं, तो वो खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ बैठ के। वो पिताजी काफ़ी अग्रेसिव हो गए और उसको काफ़ी डांटा डपटा, मारपीट भी दिया, दोस्तों को भी डांटा डपटा, सब भगाया सबको। अब ये बात को लेके वो काफ़ी आहत हो गया पिताजी के प्रति कि भाई डांटना डपटना था, मारना पीटना था, हमको अलग से मारपीट कर लेते, दोस्तों के सामने ये सब माहौल ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी, है ना। अच्छा, हमको डांट डपट लेते, मारपीट लेते, दोस्तों को इतना अपमानित करने की क्या ज़रूरत थी। इसके अपने तर्क थे, लेकिन ये तर्क पिताजी से नहीं शेयर किए, अपने अंदर चला रहा है। ये चलेगा तो पिताजी के प्रति संबंध का भाव बढ़ेगा, विरोध का भाव बढ़ेगा। अपने में विरोध बिल्डअप हो रहा है ना, चल रहा है किसी तरह से खींचतान के। कुछ दिनों बाद घटना एक और घटी कि वो कभी बाहर से लौट के आया, स्कूल कॉलेज से जहाँ से भी, घर आया तो देखा पिताजी अपने दोस्तों के साथ बैठ के वैसे ही ताश खेल रहे हैं।
अब उसने वह कमेंट कर दिया, अच्छा वही काम आप करें तो अच्छा है, हम करें तो बुरा है। अब पिताजी के दोस्तों के सामने ऐसा कमेंट कर दिया, और ये तो स्टैंडर्ड रूल है, गलती चाहे बाप करे या बेटा करे, कूटा तो बेटा ही जाएगा। वो फिर कूटा गया अब उसकी फिर पिटाई हुई। अब वहां से जो है वो काफी पिताजी को लेके खटास से भर गया। 2 साल बातचीत बंद, पिताजी भी अपने बंद हो गए। फिर बात बढ़ते बढ़ते जो उस दिन चर्चा हो रही थी, इस पर भी चर्चा हुआ। बेटा बोला कि पहले तो मेरा इन सब भावों पे ध्यान नहीं गया, लेकिन जब से इन भावों पर ध्यान गया है, मुझे एक बात और ध्यान में आ रही है कि मेरे दोस्तों के साथ जो दोस्ती थी वो तो 1.5-2 साल पुरानी थी। जब आपने उनके सामने मेरी बेइज्जती की तो मैं इतना पीड़ित हुआ। आपकी दोस्ती तो आपके दोस्तों के साथ 20 साल पुरानी है। जब मैंने आपकी बेइज्जती उनके सामने की तो आपको तो उससे कई गुना अधिक पीड़ा हुआ होगा। अब मैं अपने पीड़ा को भी याद कर पा रहा हूं और आपके पीड़ा को भी महसूस कर पा रहा हूं, है ना। अगर मुझे ये बात उस समय ध्यान में होती तो मैं अपने अंदर जो भी शिकायत थी, अनकंफर्टेबिलिटी थी, आपको बिना अपमानित किए किसी और तरीके से भी कन्वे कर सकता था। लेकिन उस समय जो अंदर इतना विरोध चलता था, मैं इस पर ध्यान ही नहीं दिया। पिताजी भी भावुक हुए, उनकी भी आंखें नम हुई। एक पॉइंट पर वो भी बोले कि जब मैं लौटा ना बाहर से और तुमको ताश खेलते देखा, प्लेइंग कार्ड खेलते देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि अब जुआ खेलोगे, अब ये करोगे, वो करोगे, वो 25-30 सेकेंड में ही तुम्हारी ज़िंदगी का पूरा एक फ्लैशबैक होता है, फ्लैश फॉरवर्ड होता है पूरा भविष्य चल गया। और वो इतना डरावना भयावह था कि मैं एकदम अग्रेसिव हो गया और कुछ भी नियंत्रण नहीं रहा। और मैं ये भी नहीं ध्यान रखा कि दोस्त बैठे हैं और मैं इतना तुम पर अग्रेसिव बिहेवियर कर दिया। अगर थोड़ा भी धैर्यपूर्वक मैंने चीज़ों को सोचा होता तो उस समय मैं परिस्थिति को किसी और तरीके से डील कर सकता था, जो ज़्यादा सटीक होती, ज़्यादा ठीक होती। एक बार बाप बेटे में इस स्तर की बात हो जाए, अंदर मैल बचेगा क्या? और जैसे बांध होता है ना, एक बार उसमें दरार आ जाए डैम में, तो बांध जो है ना, पानी डैम को बहा ले जाता है एकदम अगर ना उसको, ऐसी बांध का भी है, अगर एक बार लीकेज भर आ जाए भाव के बांध में जो बना रखा है, फिर सब बह जाता है, मन हल्का हो जाता है, दोनों हल्के हुए, आगे चीज़ें अलग तरह से दिखने लगती। तो उसी बात को मैं ध्यान दिला रहा था कि कई बार हम इसको बांध बनाकर आपस में रोक देते हैं छोटी छोटी घटनाओं, जिसकी पीड़ा खुद झेलते रहते हैं और पूरे परिवार को झेलने के लिए विवश करते हैं। एक बार ध्यान जला जाए तो इसके लिए जो हम उपाय कर रहे हैं उतनी तीव्रता से इसके लिए भी उपाय करते हैं। और मानव के हार्मनी के लिए, मानव की व्यवस्था के लिए दोनों का पूर्ति होना आवश्यक है। चाहे बाप बेटे हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे शिक्षक स्टूडेंट हो, चाहे 2 दोस्त हो, ये दोनों का पूरा होना आवश्यक है। तो दोनों को पूरा करने का फिर प्रोग्राम बना पाते हैं। तो मानव की व्यवस्था में मूलतः मुझे इतनी बात ध्यान दिलानी थी। इस पर कोई इमीडिएट प्रश्न हो तो कोई एक आध प्रश्न ले सकता हूँ, अन्यथा हम लोग परिवार व्यवस्था की तरफ बढ़ेंगे। जी, थोड़ा ऑडियो एडजस्ट कर दीजिए। अभी ठीक आ रही विनय जी? ऑडियो ठीक आ रही मेरी? ठीक है। नमस्ते सभी को। तो पिछले सत्र में जो चर्चा हुई थी, उस चर्चा को आगे बढ़ाने का दायित्व हमको मिला है। पिछले सत्र में जो बात हुआ वो तो ये बात हुआ कि थोड़ा सा वॉल्यूम और अप कर दें, थोड़ा सा अप कर दें, ठीक। तो पिछले सत्र में जो मुख्य बात हुई कि मानव के तृप्तिपूर्वक जीने के लिए समझ, संबंध और सुविधा तीनों की आवश्यकता है। अगर हम अपने दैनिक जीवन में भी देखें ना, तो जैसे अभी हम लोग एसी कमरे में बैठे हैं, अगर एसी कमरा ना हो, कूलर का, पंखे की व्यवस्था ना हो, तो एक गर्मी होती है, बेचैनी होती है। उस गर्मी बेचैनी के दुख से अगर मुक्त होना है तो उपाय दिखता है कि पंखा लगा लें, कूलर लगा लें, एसी लगा लें। तो ये जो दुख बेचैनी हुई, उसको सॉल्व करने का एक उपाय दिखता है कि कोई ना कोई सुविधा हम ऐड कर लें। तो एक तो उपयोग ये दिखता है। अब जिस एसी कमरे में हम लोग बैठे हैं, या जहाँ भी घर में, ऑफिस में आप बैठे हैं एसी कमरे में, जिन लोगों के साथ बैठे हैं उनके साथ संबंध में विरोध है, उनके साथ विरोध चल रहा है। तो बैठे तो दोनों लोग, तीनों लोग एसी कमरे में ही हैं, लेकिन आपस में विरोध चल रहा है। उस एसी कमरे में बैठकर आराम में होंगे या परेशान होंगे?
अब उस परेशानी को दूर करने के लिए कमरे में कितने एयर कंडीशन और लगा दिया जाए कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? नहीं हो पाएगा। या कोई और फैसिलिटी ऐड किया जाए जिससे वो सॉल्व हो जाए। तो पता लगता है कि ये भाव की समस्या है। भाव ठीक होने से ही वो ठीक होगा, किसी फिजिकल फैसिलिटी के ऐड कर देने से ठीक नहीं होगा। तो दूसरे तरह की ज़िंदगी की जो समस्या है वो भाव से ठीक होता है। सामान्यतः कई बार हम लोग को एक उपाय समझ में आता है कि कमरा अलग कर लेते हैं, जिससे विरोध है उसका चेहरा ही ना देखना पड़े तो कमरा अलग कर लेते हैं, उसमें एसी लगा लेते हैं। अब अकेले कमरे में भी बैठे हैं, एयर कंडीशन कमरे में बैठे हैं, लेकिन हमारे विचारों में विरोध चल रहा है ना, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। वो व्यक्ति भी साथ नहीं बैठा है, हम अकेले बैठे हैं लेकिन हमारे विचारों में विरोध चल रहा है। घंटों हम विरोध चला रहे हैं, ऐसे निपटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये जितनी देर विरोध चला रहे होते हैं, जितनी देर डिसरिस्पेक्ट चला रहे होते हैं, हम कंफर्टेबल होते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं? अनकंफर्टेबल। कई बार आप देखेंगे ब्रीदिंग अब नॉर्मल हो जाती है, हार्ट बीट भी कई बार अब नॉर्मल हो जाती है। सब बॉडी के सिम्टम्स हैं। सेल्फ के लेवल पे देखेंगे तो और सिम्टम्स हैं। अब हम उस कमरे में और कौन सी सुविधा ऐड कर दें जिससे उस अनकंफर्टेबिलिटी से अपन रिलैक्स पा जाएं? तो समझना पड़ेगा कि भाव को कैसे ठीक किया जाए, तो वो समझ से दूर होगा। तो अगर देखने जाएं तो एक तरह का दुख समझ के अभाव में है, एक तरह का दुख संबंध में भाव के अभाव में है, और एक तरह का दुख सुविधा के अभाव में है। ये तीनों तरह के दुख को अगर रिजॉल्व करने जाएं तो एक के लिए यहाँ काम करना पड़ेगा, दूसरे के लिए यहाँ, और तीसरे के लिए यहाँ। हमारी समस्या ये है कि हम जिंदगी के सारे दुखों को दूर करना चाहते हैं इससे। ये एक मेजर क्राइसिस है। तो पिछले सत्र में जो मुख्य बात ध्यान में आई कि तीनों आवश्यक है, और ज़िंदगी में तीन तरह के दुख हम लोग देख पाते हैं, और उनको रिजॉल्व करने के लिए तीनों जगह काम होना आवश्यक है। ये एक पिछले सत्र का चर्चा का मुख्य निष्कर्ष रहा। दूसरा मुख्य निष्कर्ष रहा कि अगर समझ को ओपन करने जाते हैं, थोड़ा एक्सपेंड करने जाते हैं कि समझ का वस्तु क्या होगा, तो उसको पहचाना कि ये चार लेवल पे जो हमारा जीना है, व्यक्तिगत रूप पे, परिवार के रूप में, समाज में, प्रकृति अस्तित्व में, चारों जगह जो हार्मनी है, जो व्यवस्था है, उसकी स्पष्टता हमको हो जाए। ये समझ की मूल वस्तु है, इसको पहचाना। इस पर भी चर्चा हुई कि ये चारों को समझना जरूरी है। अभी फिर पूछ लेता हूँ एक बार, ये चारों को समझना जरूरी है, चारों में किसी को छोड़ा जा सकता है? ऑल फोर आर रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर चारों जरूरी है तो समझना शुरू करेंगे तो कहीं से तो शुरू करेंगे ना। कहाँ से शुरू करना ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना? तो अपने आप से शुरू कर लें। अपने आप को ठीक से समझ पाते हैं तो परिवार को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। अपने और परिवार की व्यवस्था को ठीक से समझ लेते हैं तो समाज की और प्रकृति की व्यवस्था को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। इसलिए शुरू तो यहाँ से करना है। लेकिन इस सत्र में चूँकि बात अपने को हार्मनी इन फैमिली में डिटेल में बात करना है, तो इस पर बहुत डिटेल बात हम लोग नहीं कर पाएंगे इस छोटे कार्यशाला में। बैकग्राउंड के रूप में, सांकेतिक रूप में 10 मिनट जितने बैकग्राउंड की आवश्यकता है एटलीस्ट इस पर ध्यान जाने के लिए, उतने की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इस पर थोड़ी सी 5-10 मिनट बात करके फिर वापस हार्मनी इन फैमिली पे बात करेंगे। मानव के बारे जो प्रस्ताव है कि अगर हम अपने आप को समझने जाएं तो मानव सेल्फ और बॉडी का को एग्जिस्टेंस है। तो हम अपने को देखने का प्रयास कर सकते हैं कि हम सिर्फ बॉडी हैं या बॉडी के बियॉन्ड भी हैं। सेल्फ और बॉडी के को एग्जिस्टेंस। इसको देखने में कुछ सहयोग हो सके, इस अर्थ में कुछ प्रस्ताव में यहाँ रख रहा हूँ। जैसे मानव के रूप में अगर हम अपनी आवश्यकताओं की सूची बनाएं, लिस्ट बनाएं और उनको थोड़ा सेपरेट करें, तो देख सकते हैं कुछ आवश्यकताएं तो मानव की ऐसी हैं जैसे सुविधा की, भोजन की, कपड़ा की, घर की, गाड़ी की। तो एक कैटेगरी की आवश्यकता है। क्या सिर्फ एक ही कैटेगरी की आवश्यकता मानव की है या दूसरे कैटेगरी की भी आवश्यकता है? जैसे सम्मान भी मानव की आवश्यकता है, स्नेह भी आवश्यकता है, ममता भी आवश्यकता है, सुख भी आवश्यकता है। तो एक ये दूसरे कैटेगरी की आवश्यकता अपने को दिखती है। तो मानव अगर अपनी आवश्यकताओं की लिस्ट बनाए और उनको थोड़ा ठीक से बाइफ्रिकेट करे तो दिखता है कि एक तरह की आवश्यकता ऐसी है, दूसरे तरह की आवश्यकता ऐसी है। थोड़ा और ठीक से अगर हम विश्लेषण करें इसको तो ये दिखता है कि ये जो शरीर की आवश्यकता है, जैसे भोजन, तो एक समय भूख लगती है, भोजन चाहिए, पेट भर गया, भोजन नहीं चाहिए। तो भोजन की आवश्यकता या किसी भी सुविधा की आवश्यकता सामयिक दिखती है। दूसरी तरफ आप इसको देखने जाएंगे, जैसे सम्मान आदमी की एक आवश्यकता है,
भोजन कर रहे हैं उस समय भी सम्मान आवश्यकता बनी रहती है, भोजन के बाद भी सम्मान की आवश्यकता बनी रहती है, भोजन के पहले भी सम्मान की आवश्यकता बनी रहती है। तो अगर इस आवश्यकता को देखेंगे तो ये टाइम के फ्रेम में कंटिन्यूस आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता निरंतरता में है और इसकी आवश्यकता समय समय पर। थोड़ा और ठीक से देखते हैं तो ये बात भी स्पष्ट हो पाती है कि जो बॉडी से रिलेटेड आवश्यकता है, जो सामायिक है, वो क्वांटिटेटिव भी है। हम उसमें क्वांटिटी की बात कर सकते हैं। हम कह सकते हैं 2 रोटी खाएंगे, 1 गिलास दूध पिएंगे, 2 दर्जन केला, क्वांटिटी उसके साथ जोड़ सकते हैं। उसकी आवश्यकता सीमित मात्रा में है, एक समय पे जाके तय हो जाता है कि अब नहीं चाहिए। जब इसको देखने जाते हैं, ये जो सेल्फ से जुड़ी हुई आवश्यकता है, इसमें भी क्वांटिटी की बात कर सकते हैं क्या? जैसे कह सकते हैं क्या कि आज हमको 4 किलो सम्मान की आवश्यकता है, 1 लीटर विश्वास में कमी हो गई, है ना? तब उसके साथ क्वांटिटी लगाना बहुत उपयुक्त नहीं लगता। ये भाव का मामला है ना, फीलिंग का मामला है। तो अगर हम मानव के रूप में अपनी आवश्यकताओं को देखने जाएं तो ऐसे 2 कैटेगरी में देख सकते हैं, है ना? आप लोगों को क्या लगता है कि मानव की आवश्यकता एक ही तरह की है या ऐसे मानव की आवश्यकता थोड़ी भिन्न भिन्न 2 कैटेगरी की है? क्या लगता है, मानव की सभी आवश्यकताएं एक ही कैटेगरी की हैं या वो भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, 2 कैटेगरी की हैं? दोनों की। थोड़ा और देखें, ये आदमी के लिए दोनों ही आवश्यकताएं महत्वपूर्ण हैं, दोनों का पूरा होना आवश्यक है या एक से चल सकता है काम? दोनों आवश्यक है और दोनों का पूरा होना जरूरी है। अभी क्या कर रहे हैं हम? ये दोनों तरह की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्य कर रहे हैं या किसी एक पर फोकस ज़्यादा हो गया है? क्या स्थिति है जी? तो पिछले सत्र में जो बात हो रही कि इस पर तो बहुत फोकस हो गया है, ये कहीं अंडरमाइन होता जा रहा है। तो जैसे परिवार में भी देखेंगे तो बच्चा 2000 रुपये की डिमांड करता है कई बार, तो माँ बाप अपनी आवश्यकताएं कट करके 3000 भी देने की तत्परता रखते हैं, है ना? परिवार में थोड़ा झगड़ा हो जाए पति पत्नी के बीच में, तो खाना पीना तो एक दूसरे को देते रहते हैं लेकिन बातचीत बंद कर देते हैं, है ना? तो ये इधर वाले जो भाव का ट्रांसफ़र हो रहा था एक दूसरे के बीच में, है ना, उसमें बाधा आने लगती है, लेकिन ये वाले को देते रहते हैं। तो अभी अगर इसको ठीक से देखें तो दोनों को पूरा करना आवश्यक है। ये दोनों को पूरा करने जाएंगे तो एक विधि से पूरा नहीं होगा, दोनों के लिए अलग अलग विधि है। क्या विधि है? तो जो शरीर से जुड़ी हुई आवश्यकता है वो किससे पूरी होगी? फिजियोकेमिकल थिंग से, भौतिक रासायनिक वस्तुओं से। सेल्फ की जो आवश्यकता है वो किससे पूरी होगी? सही समझ सही भाव से, है ना? तो अगर भूख लगा है तो भोजन की आवश्यकता है, रोटी की आवश्यकता है। किसी को भूख लगा है, वो भोजन मांग रहा है, हम उसको समझाने लगे तो नहीं चलेगा, है ना? इसका रिवर्स भी नहीं चलेगा कि उसके कुछ प्रश्न हैं, कंफ्यूज है, वो कुछ प्रश्नों पे क्लैरिटी चाह रहा है, हम उसे कहें बैठो चाय पी लो, वो दोबारा प्रश्न पूछे, हम बोले नहीं खाना भी खा लो, थोड़ी मिठाई भी खा लो, ये भी नहीं चलेगा। तो 2 तरह की आवश्यकता है और दोनों 2 विधि से पूरा होगा। शरीर की जो आवश्यकता है वो भौतिक रासायनिक वस्तुओं से, और सेल्फ की जो आवश्यकता है वो सही समझ सही भाव से। तो अगर मानव की दोनों तरह की आवश्यकता को पहचान पाते हैं तो दोनों को पूरा करने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कहीं ज़्यादा हम इस पर फोकस हो गए हैं, ये अंडरमाइन होता जा रहा है। तो कई बार परिवार में जब झगड़ा होता है तो एक दूसरे की सुविधा की आवश्यकता को तो बहुत निष्ठा से पूरा करते रहते हैं, भले मुंह थोड़ा टेढ़ा करके चाय दें या खाना दें, वो एक अलग बात है, बट वो चलता रहता है। लेकिन इसके लिए जो बातचीत है कई बार बंद हो जाता है, 1 दिन 2 दिन सप्ताह भर, पति पत्नी में, बाप बेटे में, कई जगह तो महीनों बंद हो जाता है। तो जैसा वाइस चेयरमैन सर कह रहे थे कि वो बच्चा जो है उसके माता पिता 2 महीने बात नहीं की, कई जगह तो वर्षों बात बंद हो जाती है। तो जो बात ही बंद हो गई तो ये भाव का आदान प्रदान हो पा रहा होगा या उसमें भी बाधा आ जाती होगी? बाधा आ जाती होगी। तो जैसे पानी का डैम बना के रोकते हैं ना पानी को, ऐसे थोड़े थोड़े झगड़े पे भाव का भी डैम बना के भाव को रोक देते हैं, और ये करते रहते हैं। हमको याद, एक शिक्षक इस कोर्स को बच्चों के साथ पढ़ा रहे थे, तो एक बच्चे ने एक पॉइंट पर कहा कि सर ये जो बात आप कह रहे हैं ये तो मेरे ही परिवार में घट रहा है, मेरे ही पिताजी से 2 साल से अधिक समय हो गया बातचीत नहीं हो रही है ना। इसका
इसका मतलब है नहीं कि पिताजी बच्चे का फीस नहीं दे रहे होंगे, सुविधा नहीं दे रहे होंगे, सब दे ही रहे होंगे। इसको ज़रूरत पड़ती होगी तो मांगता होगा, मम्मी के थ्रू मांगता होगा कि साहब से कह दो पढ़ाना हो तो दे दें फीस, नहीं तो कोई बात नहीं है ना, ये सब चलता होगा। बट ये तो पूरा हो रहा है, इसमें कहीं कहीं कई बार देखेंगे तो 2-2 साल का बाधा आ जाता है। वो लड़का बोला कि सर सब कुछ तो चल रहा है लेकिन फिर भी बेचैनी रहती है, सुविधाएं जितने पहले आवश्यक थी वो अभी भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी अपने में एक बेचैनी फील होती है। और कई बार लगता है कि पापा से मैं बात शुरू करूं दोबारा, लेकिन समझ में नहीं आता शुरू कैसे करूं, आप कोई उपाय बता दीजिए। तो टीचर ने कहा कि देखिए, अगर किसी काम को हम महत्वपूर्ण मानते हैं तो उसको एक ही तरीके से ट्राई करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक तरीका फेल हो गया, दूसरा ट्राई करेंगे, वो फेल हो गया, तीसरा ट्राई करेंगे, जब तक सफल नहीं होंगे तब तक ट्राई करते रहेंगे। ऐसे में कोई पर्टिकुलर तरीका तो कहा नहीं जा सकता है। ये बात उसको जो भी ध्यान में आई, वो घर में गया होगा, थोड़ा बहुत ट्राई किया होगा। कुछ दिनों बाद टीचर से मिला तो बड़ा खुश था, बोले बातचीत हो गई। तो थोड़ा टीचर भी उत्सुक हुए कि बातचीत शुरू कैसे हुई। तो उन्होंने पूछा कैसे शुरू हुई। बोला कुछ नहीं, एक दिन पिताजी सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे, मैं फूल लेके उनके सामने खड़ा हो गया। तो जो फूल लेके खड़ा हो गया तो पिताजी तो अग्रेशन में, 2 साल से बात नहीं हो रही, तो अग्रेशन में उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहा है तू, ये क्या है। तो बोला फूल है। बोला वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन तू मुझे क्यों दे रहा है फूल। बोला फूल तो एक कोई फिजिकल वस्तु है जो आपका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है, मेरी तरफ खींचने के लिए है। मैं तो मुख्य बात ये ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि हम दोनों की बातचीत ये जो 2 साल से बंद है, इसको ऐसे ही चलाना है कि उसके लिए कुछ करना है, बस इतना बता दीजिए, बाकी तो सब ठीक है। तो पिताजी बोले कि अच्छा, अगर बाप बेटे में बातचीत बंद है, सिर्फ बेटा ही बेचैन और पीड़ित होगा कि पिताजी पे भी कुछ फर्क पड़ता होगा। वही, और ने कहा कि ठीक है, बता क्या कहना चाहता है। तो बोले कि अभी तो आप ऑफिस जा रहे हैं, आपको देरी हो जाएगी, आप जाइए, शाम को आइएगा तो बात करेंगे। सहमति हो गई कि बात होनी, अब शाम को करेंगे। अब बेचैनी जो पिताजी की वो कहाँ रुकती। बोले ऑफिस आज लेट जाएंगे, पहले बता तू क्या कहना चाहता है। दोनों बैठे, लगभग 1.5-2 घंटे बात हुई दोनों की। अब बातचीत में क्या निकला, पहले तो ये भी निकला कि भाई कहाँ से ये सब कन्फ्यूजन शुरू हुआ, कैसे विवाद बढ़ा और कैसे ये स्थिति बनी। तो कैसे बढ़ा वो कैसे निकला ना, कि एक दिन माताजी पिताजी गए बाहर घूमने, बच्चा जो है घर पे ही था, कुछ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। तो माँ बाप बोले कि भाई शाम तक हम काम निपटा के लौटेंगे। तो वेट कर रहा था। समहाउ माता पिताजी शाम तक लौटने वाले तो दोपहर को ही लौट आए। दोपहर को जब लौटे तो घर में देखा कि उनका लड़का अपने दोस्तों के साथ बैठ के प्लेइंग कार्ड, हिंदी में जैसे हम लोग ताश बोलते हैं, कई घरों में बहुत ख़राब माना जाता है उसको खेलना, जुए की शुरुआत मानते हैं, तो वो खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ बैठ के। वो पिताजी काफ़ी अग्रेसिव हो गए और उसको काफ़ी डांटा डपटा, मारपीट भी दिया, दोस्तों को भी डांटा डपटा, सब भगाया सबको। अब ये बात को लेके वो काफ़ी आहत हो गया पिताजी के प्रति कि भाई डांटना डपटना था, मारना पीटना था, हमको अलग से मारपीट कर लेते, दोस्तों के सामने ये सब माहौल ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी, है ना। अच्छा, हमको डांट डपट लेते, मारपीट लेते, दोस्तों को इतना अपमानित करने की क्या ज़रूरत थी। इसके अपने तर्क थे, लेकिन ये तर्क पिताजी से नहीं शेयर किए, अपने अंदर चला रहा है। ये चलेगा तो पिताजी के प्रति संबंध का भाव बढ़ेगा, विरोध का भाव बढ़ेगा। अपने में विरोध बिल्डअप हो रहा है ना, चल रहा है किसी तरह से खींचतान के। कुछ दिनों बाद घटना एक और घटी कि वो कभी बाहर से लौट के आया, स्कूल कॉलेज से जहाँ से भी, घर आया तो देखा पिताजी अपने दोस्तों के साथ बैठ के वैसे ही ताश खेल रहे हैं। अब उसने वहाँ कमेंट कर दिया, अच्छा वही काम आप करें तो अच्छा है, हम करें तो बुरा है। अब पिताजी के दोस्तों के सामने ऐसा कमेंट कर दिया, और ये तो स्टैंडर्ड रूल है, गलती चाहे बाप करे या बेटा करे, कूटा तो बेटा ही जाएगा। वो फिर कूटा गया। अब उसकी फिर पिटाई हुई। अब वहां से जो है वो काफी पिताजी को लेके खटास से भर गया। 2 साल बातचीत बंद, पिताजी भी अपने बंद हो गए। फिर बात बढ़ते बढ़ते जो उस दिन चर्चा हो रही थी, इस पर भी चर्चा हुआ। बेटा बोला कि पहले तो मेरा इन सब भावों पे ध्यान नहीं गया, लेकिन जब से इन भावों पर ध्यान गया है, मुझे एक बात और ध्यान में आ रही है कि मेरे दोस्तों के साथ जो दोस्ती थी वो तो 1.5-2 साल पुरानी थी। जब आपने उनके सामने मेरी बेइज्जती की तो मैं इतना पीड़ित हुआ। आपकी दोस्ती तो आपके दोस्तों के साथ 20 साल पुरानी है। जब मैंने आपकी बेइज्जती उनके सामने की तो आपको तो उससे कई गुना अधिक पीड़ा हुआ होगा। अब मैं अपने पीड़ा को भी याद कर पा रहा हूँ और आपके पीड़ा को भी महसूस कर पा रहा हूँ, है ना। अगर मुझे ये बात उस समय ध्यान में होती तो मैं अपने अंदर जो भी शिकायत थी, अनकंफर्टेबिलिटी थी, आपको बिना अपमानित किए किसी और तरीके से भी कन्वे कर सकता था। लेकिन उस समय जो अंदर इतना विरोध चलता था, मैं इस पर ध्यान ही नहीं दिया। पिताजी भी भावुक हुए, उनकी भी आंखें नम हुई। एक पॉइंट पर वो भी बोले कि जब मैं लौटा ना बाहर से,
और तुमको ताश खेलते देखा, प्लेइंग कार्ड खेलते देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि अब जुआ खेलोगे, अब ये करोगे, वो 25-30 सेकंड में ही तुम्हारी ज़िंदगी का पूरा एक फ्लैशबैक होता है, एक फ्लैश फॉरवर्ड होता है पूरा भविष्य चल गया। और वो इतना डरावना भयावह था कि मैं एकदम अग्रेसिव हो गया और कुछ भी नियंत्रण नहीं रहा, और मैं ये भी नहीं ध्यान रखा कि दोस्त बैठे हैं और मैं इतना तुम पर अग्रेसिव बिहेवियर कर दिया। अगर थोड़ा भी धैर्यपूर्वक मैंने चीज़ों को सोचा होता तो उस समय मैं परिस्थिति को किसी और तरीके से डील कर सकता था, जो ज़्यादा सटीक होती, ज़्यादा ठीक होती। एक बार बाप बेटे में इस स्तर की बात हो जाए, अंदर मैल बचेगा क्या? और जैसे बांध होता है ना, एक बार उसमें दरार आ जाए डैम में, तो बांध जो है ना, पानी डैम को बहा ले जाता है एकदम अगर ना उसको, ऐसी बांध का भी है, अगर एक बार लीकेज भर आ जाए भाव के बांध में जो बना रखा है, फिर सब बह जाता है, मन हल्का हो जाता है, दोनों हल्के हुए, आगे चीज़ें अलग तरह से दिखने लगती हैं। तो उसी बात को मैं ध्यान दिला रहा था कि कई बार हम इसको बांध बनाकर आपस में रोक देते हैं छोटी छोटी घटनाओं, जिसकी पीड़ा खुद झेलते रहते हैं और पूरे परिवार को झेलने के लिए विवश करते हैं। एक बार ध्यान जला जाए तो इसके लिए जो हम उपाय कर रहे हैं उतनी तीव्रता से इसके लिए भी उपाय करते हैं। और मानव के हार्मनी के लिए, मानव की व्यवस्था के लिए दोनों का पूर्ति होना आवश्यक है। चाहे बाप बेटे हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे शिक्षक स्टूडेंट हो, चाहे दो दोस्त हो, ये दोनों का पूरा होना आवश्यक है। तो दोनों को पूरा करने का फिर प्रोग्राम बना पाते हैं। तो मानव की व्यवस्था में मूलतः मुझे इतनी बात ध्यान दिलानी थी। इस पर कोई इमीडिएट प्रश्न हो तो कोई एक आध प्रश्न ले सकता हूँ, अन्यथा हम लोग परिवार व्यवस्था की तरफ बढ़ेंगे। जी। और एक बच्चे ने अपने टीचर से कहा कि मेरे जो फादर हैं वो ड्रिंक करते हैं, घर का माहौल बहुत खराब रहता है। जी। तो गुरुजी से उसने क्वेश्चन किया और इसका सॉल्यूशन बताओ। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम ऐसा करना कि कल जब विद्यालय की तरफ आए तो आप मदर के चरण स्पर्श करके आना और फादर को इग्नोर कर देना। तो बच्चे ने इसी तरह से किया। वो 2 दिन किया, 3 दिन किया, तो फादर को बहुत ज़्यादा फील हुआ कि अरे ये तो मेरा चरण स्पर्श नहीं कर रहा है। मदर से उनकी मदर से बात की कि भाई मुझे तो कुछ नहीं पता, ये इसका रीज़न क्या है। तो बताते हैं कि सर मतलब 1 वीक के अंदर फादर की आंखों में आंसू आ गए और ये उनको पता चला कि शायद मैं अपनी गलती पर हूँ। तो बैठ कर के बातचीत की और घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया। तो असर पड़ता है। तो एक बार ये संवाद शुरू हो, भाव की शेयरिंग शुरू हो, तो उसका एक रिजल्ट आ सकता है। थोड़ा और देखें तो जो मुख्य बात हुई कि ये दोनों को अलग अलग समझने की आवश्यकता है और अलग अलग पूरा करने की आवश्यकता है। एक के पूरा कर देने से दूसरा हो जाएगा या दूसरे को पूरा कर देने से पहला हो जाएगा, ये ठीक नहीं। ये चर्चा हुई। थोड़ा और ठीक से देखें, जिस पे मैं डिटेल चर्चा नहीं कर रहा, बस खाली ओपन करके छोड़ दे रहा हूँ कि जिस तरह से आदमी की आवश्यकताएं है ना, हम स्टडी कर सकते हैं कि बॉडी की आवश्यकता टेम्परेरी है, सेल्फ की कॉन्टीन्यूअस है। एक्टिविटीज़ का भी स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे चलना है, खाना है, दौड़ना है, टहलना है, ये बॉडी की एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी भी टेम्परेरी है। लेकिन सेल्फ की तरफ देखें तो सेल्फ में कुछ एक्टिविटी चल रही हैं, जैसे डिज़ायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन, इमेजिनेशन, ये सब एक्टिविटी सेल्फ में चल रही है ना। इन एक्टिविटीज़ को देखने जाएं तो एक्टिविटीज़ भी कंटिन्यूअस है। तो सेल्फ को देखें तो उसकी नीड भी कंटिन्यूअस है, एक्टिविटी भी कंटिन्यूअस है। बॉडी को देखें तो उसकी नीड भी टेम्परेरी है और एक्टिविटी भी टेम्परेरी है। इस पर डिटेल चर्चा कभी अवसर बना, कभी आगे बड़े वर्कशॉप में तो करेंगे। इस पूरे एरिया को देखें तो इसको कह रहे हैं मटेरियल वर्ड, इसको कह रहे हैं कॉन्शियसनेस वर्ड। और आदमी मटेरियल और कॉन्शियसनेस का को एक्सिस्टेंस। तो इतनी बात इस पर, इस बैकग्राउंड के साथ अब हम लोग हार्मनी इन फैमिली पे थोड़ी चर्चा शुरू कर सकते हैं। तो कुछ मुद्दों को ध्यान दिलाते हुए मैं इसको शुरू करूंगा। जैसे एक स्टेटमेंट आप लोगों से बिना पूछे मैंने आपके बारे लिख दिया है, एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ ये सही है कि गलत है। हम सब जितने बैठे हैं यहाँ लोग, हम सब अपने परिवार को सुखी करना चाहते हैं। Am I right or wrong? राइट। और स्टेटमेंट को देखेंगे तो अगला स्टेटमेंट भी थोड़ा इससे और पावरफुल है कि इतना ही नहीं कि हम सिर्फ अपने परिवार को सुखी करना चाहते हैं, कई बार अगर खुद दुख उठाना पड़े उनको सुखी करने के लिए तो हम उसके लिए भी तत्पर रहते हैं।
तत्पर ही क्या रहते हैं, कई बार उठाते ही रहते हैं, है ना? ये ठीक है नहीं ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक लगता है, तो फिर ये तीसरा स्टेटमेंट क्यों परिवार में आ जाता है? कि परिवार के कई सदस्यों को ऐसा क्यों लगता रहता है कि उनके दुख के कारण हम हैं, उनको लगता है कि हम में थोड़ा सुधार हो जाए तो उनका जिंदगी ठीक हो जाए। ये स्टेटमेंट भी ठीक है या ज्यादा स्ट्रांग लिख दिया मैंने? उसके 50 कारण हो सकते हैं, है ना? तो एक तो ये मुद्दा है परिवार में देखेंगे तो, कि एक तरफ देखेंगे तो हमारा विलिंगनेस ये है ना, स्टेटस ये है, जो कि कंट्रास्ट है। ऐसे देखेंगे ना तो परिवार में देखें पति पत्नी के रूप में, भाई भाई के रूप में, बाप बेटे के रूप में, हम बरसों एक दूसरे के साथ रहते हैं, फिर भी कई बार ऐसा फील आता रहता है ना कि ये दूसरा हमको ठीक से समझ नहीं रहा। हमको याद है एक व्यक्ति, किसी रिटायर्ड पति पत्नी जो थे, उनसे बात कर रहे थे, चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि देखिए हमारी ज़िंदगी तो बहुत स्ट्रगल भरी रही, गांव से था, बहुत मेहनत की, पढ़ा लिखा किसी तरह से, और फिर नौकरी लगी, शहर में आ गया, बड़ा घर बनाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, विदेशों में सेटल कर दिया। मैं तो बहुत सेटिस्फाई फील करता हूँ कि मैंने एक अच्छी ज़िंदगी लीड की। पत्नी ने भी इस बात को संतोष जताया कि नहीं नहीं ठीक बात है ये तो, कि आपने एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी लीड की, बस हमको सिर्फ एक शिकायत है, आप ना हमको समझ नहीं पाए। हस्बैंड बोले कि हाँ हाँ यही बात तो बहुत वर्षों से मैं भी कहना चाह रहा था कि ये तुम हमको समझ नहीं पाई। अभी देखेंगे तो वर्षों साथ रहने के बाद भी कई बार ऐसा फील होता रहता है कि हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। तो परिवार में इन सब मुद्दों का क्या कारण है ना, इस सब पे थोड़ा अध्ययन करना आवश्यक है। जैसे देखेंगे तो अभी पहले सत्र में भी बात हो रहा था कि नहीं चाहते हुए भी परिवार में एक दूसरे पे गुस्सा, झगड़ा, लड़ाई, बंटवारा, तलाक, ये सब नहीं चाहते हुए भी हो रहा है। परिवार में एक भी सदस्य से पूछेंगे तो इसके पक्ष में वोट नहीं देता, नहीं चाहते, बट हो रहा है ना? तो इन सब का उत्तर शिक्षा के माध्यम से मिलना आवश्यक है। उत्तर ही नहीं, समाधान मिलना भी आवश्यक है। सुविधा की समस्या का समाधान शिक्षा ने बहुत गहराई से ढूंढा है। तो कहीं टेहरी गढ़वाल में बांध बनाकर दिल्ली में एसी चला रहे, जो बहुत जटिल कार्य था जिसको शिक्षा ने शोध करके किया। संबंध के क्षेत्र में भी जो क्राइसिस है ना, थोड़ा सा वॉल्यूम को अप कर दें। संबंध के क्षेत्र में भी जो क्राइसिस है उस पर शोध आवश्यक है। शिक्षा के माध्यम से उसका समाधान लोगों तक पहुंचना आवश्यक है। कठिन भले दिख रहा है लेकिन उससे कठिन कार्य भी शिक्षा के माध्यम से किया गया है। तो ये दूसरा मुद्दा ध्यान दिलाना चाह रहे हैं। इनफैक्ट एक तो सोचने का तरीका ये हो सकता है कि भाई बहुत सारी समस्याएं हैं, हम समस्याओं से परेशान हो गए इसलिए अब संबंध को समझते हैं। एक तरीका ये हो सकता है। एक दूसरा तरीका इसको देखने का ये भी हो सकता है कि आप अपने आप से ही पूछिए कि आप परिवार में जो जी रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे जो जी रहे हैं, समाज में जी रहे हैं, इन सभी जगहों पर आपकी नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है? इन सभी जगहों पर संबंध पूर्वक जीने का नेचुरल एक्सेप्टेंस है या विरोध पूर्वक जीने का नेचुरल एक्सेप्टेंस है? क्या उत्तर आता है? आपकी सहज स्वीकृति क्या कहती है? संबंध पूर्वक, है ना? तो चूंकि मुझे ये सहज स्वीकार है इन सभी जगहों पर संबंध पूर्वक जीने को, इसको दूसरे रूप में भी देख सकते हैं आप कि जब आप इन सभी जगहों पर संबंध पूर्वक जीने की सोचते हैं उसमें आप सुखी होते हैं। जब आप इन सभी जगहों पर संबंध पूर्वक जीते हैं उसमें भी सुखी होते हैं, और जिसके साथ संबंध पूर्वक जीते हैं वो भी सुखी होता है। सहज स्वीकृति की ब्यूटी यही है कि उसको सोच के सुख मिलता है, जी के तो और मिलता है, जिसके साथ जीते हैं उसको भी सुख मिलता है ना? इसलिए इसको समझना और जीना मेरी आवश्यकता है। तो मैं समस्या में हूं तो भी समझना मेरी आवश्यकता है और जीना आवश्यकता है संबंध को, और समस्या में नहीं हूं तो भी समझना जीना आवश्यकता है ताकि उसको कंटिन्यूटी में जी सकूं। अब इतनी बात को ध्यान में रखते हुए अभी तक जितना हम लोगों ने संबंध में एक्सप्लोर किया है, तो अभी तक एक मुख्य बात एक्सप्लोर किया है कि हम सभी लोग संबंध में जीना चाहते हैं और बहुत कमिटमेंट के साथ संबंध को जीना चाहते हैं, लेकिन संबंध को समझे नहीं रहते हैं तो हिट एंड ट्रायल चलता है। कभी ठीक जी पाते हैं, निर्वाह कर पाते हैं, कभी ठीक निर्वाह नहीं कर पाते। तो जैसे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं पहली क्लास के बच्चे को, जोड़ना घटाना सिखा रहे हैं, उसको जोड़ने के नियम ना बताएं और प्रॉब्लम दे दे, बोले सॉल्व करके लाओ। हिट एंड ट्रायल्स हो सकता है, आज सही हो जाए, बाकी हो सकता है गलत।
अब अगली बार कहें कसम खाओ, अगली बार सही जोड़ोगे, नियम ना बताएं, नियम ना समझाएं, सही जोड़ लेगा। अगली बार कहें कि टेबल पे खड़े होकर कसम खाओ, तुम्हारा कमिटमेंट कमजोर है, अभी भी नहीं जोड़ पाएगा क्योंकि नियम नहीं स्पष्ट है। ऐसे संबंधों के नियम को समझे बगैर संबंध में कमिटमेंट रखने मात्र से हम उसका निर्वाह कंटिन्यूटी में नहीं कर सकते। कमिटमेंट आवश्यक है, बट संबंध को समझ के हम उस कमिटमेंट के साथ ठीक ठीक निर्वाह कर पाते हैं। तो संबंध को समझना आवश्यक है। दूसरी, अभी इस बात को भी हम लोगों ने ध्यान से देखा कि परिवारों में जो दुख है वो सुविधा की कमी के कारण अधिक है या संबंध का निर्वाह के कारण ना होने के कारण अधिक है। इसलिए भी संबंध को समझना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ठीक से देखें तो परिवार में संबंध मुख्य मुद्दा है, संबंध में भाव मुख्य मुद्दा है। सुविधा को देखें, शरीर को देखें तो ये संबंधों का ठीक ठीक निर्वाह हो सके, भाव का ठीक ठीक निर्वाह हो सके, उस अर्थ में एक साधन की तरह हम इनका सदुपयोग करते हैं। तो परिवार में संबंध मुख्य मुद्दा, भाव मुख्य मुद्दा है। ये संबंध और भाव का ठीक ठीक निर्वाह हो सके, उस अर्थ में हमारा शरीर और हमारी सुविधाओं का सदुपयोग करते हैं साधन की तरह। इतनी बात को ध्यान में रखते हुए अब परिवार व्यवस्था की चर्चा को शुरू कर सकते हैं। तो पहली बात जो मैं परिवार व्यवस्था में कह रहा हूं कि संबंध है सेल्फ से सेल्फ का, और दूसरी बात कि एक सेल्फ ना संबंध में फीलिंग है, एक सेल्फ का दूसरे सेल्फ के लिए। तो संबंध है सेल्फ का सेल्फ से, जैसे ह्यूमन को पढ़ा सेल्फ और बॉडी का कोएग्जिस्टेंस, तो संबंध सेल्फ का सेल्फ से है और सेल्फ में फीलिंग है एक सेल्फ का दूसरे सेल्फ के लिए। इन फीलिंग को हम पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ये डेफिनेट है, जैसे विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता और प्रेम। इन फीलिंग में भी देखेंगे तो ये आधार मूल्य है, फाउंडेशनल वैल्यू है और ये कंप्लीट वैल्यू है। इस पर आगे कभी बात करेंगे। जब भी हम इन फीलिंग को समझकर अपने में इंश्योर कर पाते हैं, हम सुखी होते हैं, और जब भी हम उसको जीने में दूसरे के साथ एक्सप्रेस करते हैं, वो भी सुखी होता है। उसी को कह रहे हैं कि जब भी हम इन फीलिंग्स को समझकर इनका फुलफिलमेंट इंश्योर करते हैं अपने में और दूसरे के साथ, उससे म्यूचुअल हैप्पीनेस होता है। और परिवार में म्यूचुअल हैप्पीनेस रिक्वायर्ड है। उसके लिए इन सभी भावों को समझना, अपने में इंश्योर करना, दूसरे के साथ एक्सप्रेस करना, ये एक मुख्य कार्यक्रम है। इस छोटे वर्कशॉप में हम लोग इन सभी भावों पे तो बात नहीं कर पाएंगे, थोड़ी बात विश्वास पे करेंगे, जिससे एक अनुमान लग जाए कि इन भावों पर बात हो सकती है। तो विश्वास के बारे थोड़ी चर्चा में शुरू करता हूँ। विश्वास को लेकर के देखेंगे तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हमारे मानस में रहते हैं, जैसे विश्वास क्या है, ये कुछ ही व्यक्तियों पर होगा या सभी पर होगा, ये कंडीशनल होगा कि अनकंडीशनल होगा, क्या किसी पर भी विश्वास को कंटिन्यूटी में किया जा सकता है क्या। ऐसे विश्वास को लेकर बहुत सारे प्रश्न अपने मानस में, उसका एक सैंपल है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे। देखते हैं इन सारे प्रश्नों का क्या उत्तर निकलता है। मैंने विश्वास को डिफाइन किया है कि विश्वास का मतलब है आश्वस्त होना, एश्योर्ड होना। कब एश्योर्ड होते हैं? जब हमको ये स्पष्ट होता है कि ये जो दूसरा व्यक्ति है वो मेरे सुख समृद्धि के अर्थ में है। तो जिन जिन व्यक्तियों के बारे हमको ये स्पष्टता हो पाती है कि दूसरा व्यक्ति मेरे सुख समृद्धि के अर्थ में है, हम उन्हीं लोगों के प्रति एश्योर्ड फील करते हैं। हम उन्हीं के साथ ये कह पाते हैं कि हमारा उस पर विश्वास है। ये दूसरे के लिए भी ऐसे ही काम करता है। वो भी जब उसको स्पष्टता होती है कि हम उसके सुख समृद्धि के अर्थ में हैं, तो वो हमसे आश्वस्त होता है, तब वो कह पाता है कि वो हम पर विश्वास करता है। तो विश्वास की ये डेफिनेशन आपके लिए सहज स्वीकार है या नहीं, आप इसकी थोड़ी जांच कर लीजिए। क्या लगता है? प्राइमा फेसी जांच तो चलती रहेगी। प्राइमा फेसी क्या लगती है आपके लिए? विश्वास की ये परिभाषा, डेफिनेशन कुछ ठीक लगने की संभावना लग रही है? जांच तो चलता रहेगा। एक बार विश्वास की डेफिनेशन जब हमको स्पष्ट होती है, तब ये प्रश्न बनता है कि दो लोगों के बीच में विश्वास है या नहीं है, इसकी जांच परख कैसे की जाए। और अगर विश्वास नहीं है तो उसके कारण को कैसे ढूंढा जाए, और कारण पता लग जाए तो उसका फिर निवारण कैसे किया जाए। ये सारे स्टेप जरूरी है। इस आशय को लेकर मैं विश्वास को दो लोगों के बीच में कैसे जांचा जाए, उसमें हेल्प करने के लिए 8 क्वेश्चन का एक सेट लिखूंगा, जिसमें 4 क्वेश्चन आपके बारे में होंगे, 4 क्वेश्चन उस दूसरे व्यक्ति के बारे में होंगे जिसके बारे में आप अनुमान लगा के बैठे हैं। तो 8 प्रश्नों का उत्तर आप ही के भीतर से निकलेगा, 4 अपने बारे में भी और 4 दूसरे के बारे में भी। तो जिस किसी के साथ भी आप विश्वास को जांच परख करना चाहते हैं, वो आपके लिए दूसरा व्यक्ति है और आप पहले व्यक्ति हैं। इतने को ध्यान में रखकर हम लोग एक
छोटी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं, है ना, जिससे हम विश्वास की जांच परख कर सकें। ये बातें वही है जो मैंने अभी शेयर किया, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा। तो इधर देखेंगे, तो इधर हम अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के बारे में कुछ प्रश्न लिख रहे हैं जो हम चाहते हैं। आपसे अपेक्षा है कि आप इन प्रश्नों का उत्तर दें, यस, नो, या जिसमें भी आपका उत्तर हो। तो जैसे मैंने प्रश्न लिखा है पहला, आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, मैं स्वयं को सुखी करना चाहता हूँ, यस और नो, यस, इसलिए इसमें टिक लगा देता हूँ। ऐसे एक और प्रश्न लिखता हूँ, मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, मैं खुद सुखी होकर दूसरे को भी सुखी करना चाहता हूँ, यस और नो, यस, यस। एक और प्रश्न पूछ लेता हूँ, ये दूसरा व्यक्ति जिसके साथ विश्वास की जांच परख कर रहा हूँ वो भी अपने आप को सुखी करना चाहता है, यस और नो, यस। अब एक चौथा प्रश्न पूछता हूँ, वो दूसरा आदमी मेरे को सुखी करना चाहता है। जितना स्ट्रांगली इसके लिए यस निकलता है, कई बार यहाँ उतना स्ट्रांगली निकालना कठिन हो जा रहा है, दिखता है। तो मैं इसको क्रॉस नहीं लगा रहा हूँ, है ना, दिल से डाउट, है ना। अब थोड़ा 4 प्रश्न और पूछता हूँ। ये 4 प्रश्न देखेंगे तो इंटेंशन को लेकर के हमारा जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है, हम क्या चाहते हैं, दूसरा क्या चाहता है। अब 4 प्रश्न योग्यता को लेकर पूछता हूँ, करना को लेकर के, जो हम कर पाते हैं और जो दूसरा कर पाता है। देखते हैं, पहला प्रश्न लिखता हूँ, कॉम्पिटेंस अर्थात योग्यता, अर्थात जो मैं कर पाता हूँ उसके बारे में। आई एम एबल टू मेक माई सेल्फ ऑलवेज हैप्पी, मैं अपने आप को निरंतर सुखी कर पाता हूँ, यस, नो और एनीथिंग एल्स। मैं अपने आप को निरंतर सुखी कर पाता हूँ। तो जितना स्पष्टता से यहाँ यस आया था उतनी स्पष्टता से नहीं आ रहा है, इसलिए मैं क्रॉस तो नहीं लगा रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क। हो सकता है कोई कर पाता हूँ, मैं कैसे स्टेटमेंट दे सकता हूँ। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, आई एम एबल टू मेक अदर ऑलवेज हैप्पी, मैं दूसरे को भी निरंतर सुखी कर पाता हूँ। क्या, लेकिन इतना कठोर भी नहीं बनते, मैं तो क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूँ अभी। अब तीसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ये दूसरा आदमी अपने आप को निरंतर सुखी कर पाता है, प्रयास करता हूँ, ठीक है, कर पाता है, यस, नो, पता नहीं, क्वेश्चन मार्क। अब चौथा प्रश्न लिख देता हूँ, ये दूसरा आदमी जो है वो मेरे को निरंतर सुखी कर पाता है। क्या करूं? मैं क्रॉस तो नहीं करता, बट डबल क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। अभी देखेंगे तो इन 8 प्रश्नों का एक ऑब्जर्वेशन है। अब थोड़ा निष्कर्ष निकालते हैं इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज से। अभी होता क्या है, सामान्यतः जब हम देखें इसको तो ये 2 प्रश्न आपके इंटेंशन को लेकर के, ये 2 प्रश्न आपके कॉम्पिटेंस को लेके है जो आप कर पाते हैं। वैसे ये 2 प्रश्न दूसरे के इंटेंशन को लेके है, 2 प्रश्न दूसरे के कॉम्पिटेंस को लेकर के। जब आप अपने को इवेलुएट करने जाते हैं ना, तो आपको ये दिखता रहता है कि आप सुखी होना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं, कर भले नहीं पा रहे हैं, आपको दिखता रहता है कि कर नहीं पा रहे हैं, ये आपके कॉम्पिटेंस का अभाव है, परिस्थितियों का प्रॉब्लम है, आप नहीं कर पाते। अगर आप ये यहाँ पर अपने आप को सुखी और दूसरे को सुखी नहीं कर पाते तो आपको स्पष्ट रहता है कि ये कॉम्पिटेंस की प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को इंटेंशन की तरफ नहीं डाइवर्ट करते, इसके कारण यहाँ डाउट आपको नहीं होता, आपको अपने इंटेंशन पे क्लैरिटी रहती है, क्योंकि आप अपने को इंटेंशन के आधार पर इवेलुएट करते हैं। तो आपको दिखता रहता है मैं खुद सुखी होना चाहता हूँ, सुखी करना चाहता हूँ, चाहना तो मेरा ठीक है, योग्यता होती है तो कर पाता हूँ, नहीं होती है तो नहीं कर पाता। तो आप अपने इंटेंशन का इवेल्युएशन अलग करते हैं और कॉम्पिटेंस का इवेल्युएशन अलग करते हैं। कॉम्पिटेंस की प्रॉब्लम को कॉम्पिटेंस तक सीमित रखते हैं, उसको ला करके इंटेंशन पर रिफ्लेक्ट नहीं करते। अपना मूल्यांकन तो ऐसे करते हैं, जब दूसरे का इवेल्युएशन करने आते हैं वर्क प्लेस पे, घर में, कहीं भी, तो आप इस तरह से मूल्यांकन नहीं कर पाते। सामान्यतः आपका फोकस उसके करने पे जाता है, और यहाँ तो आपके भी समस्या है, उसके भी समस्या है, तो यहाँ समस्या दिखती है। अब आप उस समस्या को यहीं की समस्या नहीं रहने देते, उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, उसके इंटेंशन पे। आप अपना मूल्यांकन करते समय
आप इंटेंशन का अलग कर रहे हैं, कॉम्पिटेंस का अलग कर रहे हैं, और प्रॉब्लम आपको अपने में कॉम्पिटेंस की लगती है, और कॉम्पिटेंस के प्रॉब्लम का इंटेंशन से कोई लेना देना नहीं लगता, वो सेपरेट बात लगती है। लेकिन दूसरे का जब मूल्यांकन करने जाते हैं तो उसके कॉम्पिटेंस पर आपका ध्यान जाता है और उसी को उसका इंटेंशन मान लेते हैं और डाउट शुरू हो जाता है। कुछ उदाहरण देता हूँ तो ये बात और ठीक से स्पष्ट होगा। जैसे हम सभी के घर में जो कांच के गिलास रखे हैं ना, हमारे हाथ से भी गिर के टूटा होगा, परिवार के सदस्यों के हाथ से गिर के टूटा होगा। ये दोनों समय हम एक ही तरह का स्टेटमेंट देते हैं या स्टेटमेंट बदल जाते हैं? बदल जाते हैं। कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जब हमसे टूटता है और जब दूसरे से टूटता है तो स्टेटमेंट बदल जाते हैं। हमसे टूटता है तो क्या बोलते हैं? मुझसे गिलास टूट गया एक्सीडेंटली। और दूसरे से टूटता है तो उसने गिलास तोड़ दिया। सेंटेंस में देखेंगे तो बहुत मामूली चेंज लग रहा है, लेकिन फीलिंग के लेवल पे बहुत बड़ा चेंज है। यहां आप ये कह रहे हैं कि परिस्थितियों बस एक्सीडेंट हुआ और गिलास टूट गया। यहां कहीं ना कहीं ये इंडिकेट हो रहा है कि वो इंटेंशनली गिलास तोड़ दिया, उसका इंटेंशन में प्रॉब्लम है। फीलिंग के स्तर पर बड़ा शिफ्ट है। ऐसे आप देखेंगे ना, आप कभी ऑफिस लेट आते हैं, आपका कलीग कभी ऑफिस लेट आता है, दोनों में स्टेटमेंट सेम रहते हैं, बदल जाते हैं। जैसे आप लेट आते हैं तो क्या निकलता, आज फिर देरी हो गई, ओह कितना ट्रैफिक है इस दिल्ली का। ये जो दूसरा लेट आता है तो क्या स्टेटमेंट आता है? इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो हमेशा ही देरी से आता है। अब आप देखेंगे तो सेंटेंस के लेवल पे बहुत डिफरेंस नहीं, फीलिंग के लेवल पे बड़ा डिफरेंस है। यहाँ आपको दिख रहा है कि परिस्थितियों बस, कॉम्पिटेंस के कमी बस, परिस्थितियों बस, ये हो जा रहा है। ये जब आप ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि दूसरा आदमी तो इंटेंशनली देरी से आता है। तो सामान्यतः जब आप अपना इवैल्यूएशन करते हैं ना, तो इंटेंशन को अलग करते हैं, कॉम्पिटेंस को अलग करते हैं। दूसरे के समय कॉम्पिटेंस को देखते हैं और डाउट कहाँ कर देते हैं उसके, इसलिए सारे स्टेटमेंट बदलते हैं। इसलिए अगर आप देखें तो आप है ना, दूसरा अगर एक बार भी गलती करता है इस तरह की, तो डाउट उसके इंटेंशन पे जाता है ना, और ऐसा लगता है कि वो सारी गलतियां कैसा कर रहा है, इंटेंशनली कर रहा है। लेकिन जब आपसे होता है, 100 बार भी वही गलती आपसे होती है, आपको अपने इंटेंशन पे डाउट नहीं होता है। आपको लगता है कि आपसे जो गलतियां हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, बाय मिस्टेक हो रही हैं, एक्सीडेंटली हो रही हैं। दूसरे से एक बार भी हो तो डाउट उसके इंटेंशन पे। अभी अगर देखें ना, लौट के फिर आएंगे इस पर, दो परिस्थितियां हैं। एक बार आपको ये स्पष्ट है कि समस्या सामने वाले के इंटेंशन में नहीं है, उसके कॉम्पिटेंस में है। वो करना तो चाह रहा है, इस काम को कर नहीं पा रहा है, एक स्थिति ये है। दूसरी स्थिति आपको ये निष्कर्ष है कि ये करना ही नहीं चाहता, इंटेंशनली बदमाशी कर रहा है। घटना सेम घट रही है, बाहर काम वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप दो तरह से सोच सकते हैं। एक, आपको ऐसा लग रहा है कि इसका इंटेंशन तो ठीक है, कर नहीं पा रहा, योग्यता का अभाव है। दूसरा, आपको ये लग रहा है कि इंटेंशनली नहीं करना चाह रहा है, इसका चाहना ही गड़बड़ है। दोनों ही स्थिति में आपके ऊपर एक ही तरह की स्थिति बनती है आप में, या अलग अलग बनती है? अलग अलग। और क्या अलग अलग होता है? एक बार अगर दूसरे के इंटेंशन पर डाउट हुआ, आप अपने में आराम में रहते हैं या इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है? एक इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है, अपोजिशन में बदलने लगता है, धीरे धीरे एंगर में बदल जाता है। कई बार वो बाहर निकल जाता है, कई बार अंदर ही वो एक्यूमुलेट होता रहता है। लेकिन अगर आपको ये स्पष्ट है कि सामने वाले की प्रॉब्लम इंटेंशन की नहीं है, उसके कॉम्पिटेंस की, वो कर नहीं पा रहा है, करना तो चाह रहा है, अभी भी वैसा इरिटेशन होता है क्या? अब वैसा इरिटेशन नहीं आता, वैसा अपोजिशन भी नहीं आता। आपकी स्थिति बिल्कुल भिन्न होती है इंटरनली। तो एक में आप अपनी हार्मनी खो देते हैं, एक में आपकी हार्मनी बनी रहती है ना। उसी को कह रहे हैं कि एक बार जब ये सब इवैल्यूएट होता है ना, तो आप अपने अंदर अपोजिशन की फीलिंग आने लगती है, आप में इरिटेशन आने लगता है, एंगर आने लगता है, और इसके कारण आप और रीइंफोर्स करने लगते हैं, दूसरा तो बहुत ही खराब है, इसका कुछ नहीं हो सकता। जितना ये बढ़ता है उतना स्ट्रॉन्ग कमेंट्स आप दूसरे को देने लगते हैं, और उतनी परिस्थितियां ब्लास्टिंग होती चली जाती हैं, परिवार के अंदर भी और कार्यस्थल पे भी। लेकिन दूसरी तरफ आपका ध्यान अपने कॉम्पिटेंस पे अगर नहीं जा रहा है, इंटेंशन पे ही अपने को इवैल्यूएट करके रुक जाते हैं कि अरे मैं तो अच्छा आदमी हूं, अच्छा करना ही चाहता हूं। कॉम्पिटेंस पे ध्यान नहीं जाता है कि कॉम्पिटेंस की कमी के कारण आप भी नहीं कर पा रहे। इसलिए आपको क्या लगता रहता, मैं तो एक स्पेशल आदमी हूं, भले नहीं कर पा रहा हूं तो क्या हुआ, करना तो चाह रहा था।
चाहना तो मेरी ठीक है, तो पोज करने में लगे रहते हैं कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मुझसे जो भी गलतियाँ होती हैं, है ना, वो तो हो जाती हैं, मैं करना नहीं चाहता, है ना। इस पूरी प्रक्रिया में आपका अपने कॉम्पिटेंस पर ध्यान नहीं जाता है कि हमको अपना कॉम्पिटेंस भी इंप्रूव करना है, क्योंकि अपने को अच्छा आदमी मान के कॉम्पिटेंस इंप्रूवमेंट के काम को वहीं क्लोज कर देते हैं। तो ना तो हमारा कॉम्पिटेंस इंप्रूव हो पाता है और ना तो हम दूसरे के कॉम्पिटेंस को इंप्रूव करने में सहयोगी हो पाते हैं। तो जो परस्पर डेवलपमेंट का होने का काम था साथ साथ जीने में, वो रुक जाता है, बल्कि कई बार वो रिवर्स प्रोसेस में चलने लगता है। तो फीलिंग के लेवल पे इतना डिफरेंस दोनों के पर्सनल ग्रोथ को बहुत ही, चाहे प्रोफेशनल ग्रोथ प्रोफेशनल जगह पे हो या पारिवारिक जगह पर, दोनों पे गहरा डैमेज करता है। इसको अगर कहें तो यह निष्कर्ष है कि इंटेंशन पे जो डाउट है ना, ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स का मेजर कारण है। हमारे रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका मेजर कारण है दूसरे के इंटेंशन पे डाउट होना। ये बात आपको थोड़ा और ठीक से स्पष्ट हो जाए उसके लिए क्वेश्चन मैंने और फ्रेम किया है ना। एक बार जितनी बात हुई उसको समराइज करके फिर उस क्वेश्चन पे चलेंगे। अभी तक ये बात हुई कि जो रिलेशनशिप में हम जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपने को जब इवेलुएट करने जाते हैं तो अपने इंटेंशन को बेस बना के अपना इवेलुएशन करते हैं, और जब दूसरे को इवेलुएट करने जाते हैं तो हम उसके कॉम्पिटेंस को बेस बनाकर उसका इवेलुएशन करते हैं, और ये जो कॉम्पिटेंस की उसकी कमी है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं उसके इंटेंशन पे, और जैसे ही उसके इंटेंशन पे डाउट होता हमारे अंदर अपोजिशन, इरिटेशन, एंगर सब आने लगता है। इस कारण कई बार झगड़ा चिल्लाई हो जाता है, कई बार झगड़ा चिल्लाना भले ना हो, अंदर अंदर कुछ चलने लगता है और धीरे धीरे उस रिलेशनशिप में बाधा पैदा होनी शुरू होती है, और कई बार तो उस रिलेशनशिप में ब्रेक आ जाता है, और कई बार वो ब्रेक इतना लंबा होता है कि आज तक उनसे बात ना हो। ये सब चलता रहता है। उसके कारण में देखने जाएंगे तो मेजर कारण डाउट ऑन इंटेंशन। ये बात थोड़ा और ठीक से जांच में आ जाए इसके लिए मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है, इस पर थोड़ा डिटेल बात करेंगे। दो स्थितियां जो मैंने कही थी, पहली स्थिति में अगर आपको ये स्पष्ट है कि प्रॉब्लम जो है ना, वो दूसरे के कॉम्पिटेंस में है, लैगिंग दूसरे के कॉम्पिटेंस में है, दूसरे आदमी का जो इंटेंशन है, ट्रस्ट ऑन इंटेंशन है जो दूसरे आदमी के ऊपर, वो आपको क्लियर है कि दूसरा आदमी तो इंटेंशनली ठीक ही करना चाह रहा है। तो दूसरे आदमी के ट्रस्ट ऑन इंटेंशन है ना, उसके इंटेंशन पे जो ट्रस्ट है अनकंडीशनली कंटिन्यूअस अगर उस पर बना हुआ है आपका, और आपको ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उसके कॉम्पिटेंस में है, तो आप इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करते हैं बिहेवियर में? यस, आपको ये स्पष्ट है कि दूसरे का इंटेंशन ठीक है, उस पर ट्रस्ट है, तो का नंबर 1 ऑप्ट करें। कब ऑप्ट करते हैं? जब आपको उसके इंटेंशन पे ट्रस्ट है। और एक दूसरी स्थिति, आपको अगर ये दिख जाए कि सामने वाला इंटेंशनली चीज़ें गड़बड़ कर रहा है, उसका इंटेंशन ही ठीक नहीं है, उसके इंटेंशन में ही प्रॉब्लम है, ये इंटेंशनली नहीं करना चाहता है, आप कौन सा करते हैं चारों में से? तो लास्ट की 3 या 3 में से कोई एक या कोई 2। तो ये 3 कब कर रहे हैं? जब दूसरे के इंटेंशन पे डाउट है। ये कब कर रहे हैं? जब दूसरे के इंटेंशन पे ट्रस्ट है। तो इनफैक्ट ठीक से देखने जाएंगे तो अगर दूसरे के इंटेंशन पे ट्रस्ट है तो ये उसका इंडिकेटर है। रिलेशनशिप में आपस में जीते समय ये दिखाई देता है। अगर दूसरे के साथ इंटेंशन में डाउट है तो आपस में जीते समय रिलेशनशिप में ये दिखाई देता है। तो ये सब इंडिकेटर हैं कि हमारे भीतर क्या इवेल्युएशन है दूसरे के इंटेंशन को लेकर। अगर इंटेंशन पे ट्रस्ट है तो हम ये करते हैं, अगर इंटेंशन पे डाउट है तो इनमें से कुछ करते हैं। ये ठीक है इंडिकेटर। अब अगर ये इंडिकेटर ठीक है तो अब अगला क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए अब हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि आज के दिन मेरे परिवार, मेरे क्लोज फ्रेंड, इन सभी में ऐसे कितने लोग हैं जिनके ऊपर, जिनके इंटेंशन पे मुझे अनकंडीशनली कंटिन्यूअस ट्रस्ट है। उसका इंडिकेटर ये होगा कि ये वाला इंडिकेटर आ रहा होगा हर बार, ये कभी नहीं आता होगा। अगर ये बीच बीच में आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ट्रस्ट तो होगा इंटेंशन पे, लेकिन कंटिन्यूटी में नहीं है, बीच बीच में उसमें डाउट आ रहा है। तो थोड़ा संभव है, ट्रस्ट तो अपने आप में एब्सोल्यूट है, ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ा ट्रस्ट, तो पार्टली वी ट्रस्ट समबडी एंड पार्टली वी डू नॉट, तो ट्रस्ट इन इटसेल्फ इज एब्सोल्यूट। एग्जैक्टली।
तो अगर ट्रस्ट को समझ लेते हैं तब तो वो एब्सोल्यूट दिखता है कि जिस तरह से मैं सुखी होकर दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, दूसरा भी वैसे ही सुखी होकर सुखी करना चाहता है। लेकिन जब ट्रस्ट को समझ नहीं पाते, सिर्फ मान के चलते हैं, तो कुछ कंडीशन लगाते हैं कि दूसरा अगर ऐसा कर रहा है तो ट्रस्ट है, ऐसा नहीं कर रहा है तो ट्रस्ट नहीं है। उस कारण ये बाधा पैदा होती है ना। तो अभी क्या स्थिति है? कितने रिलेशनशिप ऐसे हैं जिसमें कभी ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, हर स्थिति में हमारा उनके इंटेंशन पे ट्रस्ट बना ही रहता है। जी, क्या है स्थिति, क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ समय दूंगा, उत्तर की अपेक्षा करूंगा। ऐसे कितने रिलेशनशिप आज के दिन जी रहे हैं जहां इन इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती, ये इंडिकेटर इनफ है, अर्थात ट्रस्ट ऑन इंटेंशन कंटिन्यूएशन में बना रहता है। क्या ऑब्जर्वेशन है? मुझे पता है थोड़ा कठिन प्रश्न पूछ रहा हूं। जी, इसलिए पूरे फैमिली को ही ध्यान में रखकर, पूरे फ्रेंड सर्किल, पूरे है ना क्लोज रिलेटिव, सबका दायरा मैंने इसलिए ओपन कर दिया कि इन सभी जगहों पर कितने रिलेशनशिप हम आज के दिन ऐसे जी पा रहे हैं जहां ट्रस्ट ऑन इंटेंशन कंटिन्यूअसली अनकंडीशनल बना हुआ है, अर्थात हर बार जो भी कम ज़्यादा होता है उसमें इसी से काम चल जाता है, इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती। क्या अनुमान है? संख्या, नंबर्स में अगर कहें तो साइंटिफिक बात होगी तो साइंटिफिक नंबर में ही बात करनी पड़ेगी। जी, संख्या की बात करते हैं तो सर फ्रेंड्स ज़्यादा संख्या में होते हैं। वही तो 2, 4, 6 जो भी फ्रेंड परिवार जो भी हो, 2, 4, 6, 10, 20, उस संख्या को थोड़ा मैं सर्वे करना चाह रहा हूँ। 3 उन्होंने हाथ उठाए। जी, और बाकी लोग? पेरेंट्स का कई बार ऐसा लगता है कि पेरेंट्स में भी कई बार लगता है माँ का तो बिल्कुल ही अनकंडीशनल है। इनफैक्ट उसको भी थोड़ा ठीक से देखा जाए ना, जैसे माँ है और एक छोटा बच्चा 6 महीने का, कई बार माँ 6 महीने के छोटे बच्चे को गोदी में खिला रही होती है, अब वो छोटा बच्चा माँ की गोद में लैट्रिन कर देता है, अपना कपड़ा गंदा किया, अपना शरीर गंदा किया, माँ का कपड़ा गंदा किया, माँ का शरीर गंदा किया। माँ चारों को धोती है और पूरी प्रक्रिया में प्यार दुलार करती रहती है, कहीं उसको कोई इरिटेशन नहीं आता, ये सब सिम्टम नहीं आते, बल्कि यही आता, पूरा स्नेह प्यार दुलार। तो देख के लगता तो है कि कंटिन्यूअस है, लेकिन थोड़े दिन इंतजार करते हैं, वही बच्चा जब 6 साल का हो जाता है, कहीं दूर खड़ा होकर के अपने कपड़े में लैट्रिन कर देता है। अभी भी माँ की वही स्थिति रहती है, बदल जाती है, बदल जाती है, वही इरिटेट होने लगती है, कई बार डांटती है, कई बार मार भी देती है। माँ वही है, बच्चा वही है। बदलाव क्या हुआ? बदलाव ये हुआ कि जब 6 महीने के बच्चे के साथ डील कर रही थी तो उसे स्पष्ट है कि प्रॉब्लम कॉम्पिटेंस की है, इंटेंशन की नहीं। तो 4 गुना बड़ी गलती करने के बाद भी उसमें कोई इरिटेशन। जब वही बच्चा 6 साल का हो गया तो माँ का एजम्पशन बन गया कि इसका कॉम्पिटेंस तो इंप्रूव हो गया है, अब जो प्रॉब्लम है वो कॉम्पिटेंस की नहीं है, इंटेंशनली बदमाशी कर रहा है। और डाउट जाते ही माँ, बच्चे जैसे इतने प्योर रिलेशन में भी माँ अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाती, अपने विरोध पे, अपने एंगर पे, सब पे काबू नहीं रख पाती, हाथ उठ जाता है। कोई दूसरा आदमी उसके बच्चे को इस तरह से उसके सामने डांट मार दे तो कहीं युद्ध हो जाए लेकिन वो कर देते है ना। इसलिए कह रहे हैं कि एक बार अगर इस पे डाउट हो गया ना तो मुश्किल हो जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण तो यह है कि अगर मतलब इसको देखना तो पड़ेगा ही कि कितने संबंध हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इसकी जरूरत नहीं पड़ती, दैट्स इनफ। Parents with their daughters when they are married. जी, Parents with their daughters when they are married. वही तो आपके लिए कितनी संख्या है, ये संख्या कितनी है? I don't have. यस, और ये बहुत साहसी आंसर है, ये बहुत साहसी आंसर है, इस बात को देख पाना, स्वीकार पाना कि ये सिम्टम्स है ना नहीं आते, मतलब ऐसे कोई रिलेशन नहीं देख पा रहा हूँ। इस आंसर को सभा में देने के लिए बहुत साहस से, इतना आसान नहीं है।
कितना समय हो रहा है? लास्ट में कर लीजिएगा, समय बचेगा तो ठीक। मैं इस बात को इसलिए कह रहा था ना, क्योंकि 30 साल 35 साल हम लोग संबंध में साथ साथ रहते हैं और एक हमारा स्टाइल हो गया है जीने का। जैसे घर की दीवारों में कभी दरारें आ जाए ना, तो एक तरीका उस पर पोस्टर चिपकाओ, खुश रहो, है ना। यहाँ जो बात कह रहे हैं है ना, रिलेशनशिप में ट्रस्ट पे डाउट क्रिएट करने की बात नहीं कर रहे। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि दरार है, ये देख लें तो पोस्टर चिपकाने की जगह उसको भर लें, है ना। तभी देखेंगे। तो ये स्पेशली फैमिली में इस बात को ठीक से देख करके स्वीकारना तो बड़ा कठिन लगता है कि, है ना, कि यहाँ पर डाउट है, जबकि इस डाउट के कारण ये सब रिएक्शन परिवार में कर रहे होते हैं और पीड़ित हो रहे होते हैं, लेकिन उसको स्वीकार भी नहीं पाते। ना आसान नहीं है। को याद है कि एक लोग अपने फ्रेंड के पिताजी से मिलने गए, है ना। जब मिलने पहुंचे तो मतलब स्थिति ये थी कि उनको कहीं हार्ट अटैक आया हुआ था, तो मतलब उनसे मिलने गए अपने फ्रेंड के पिताजी से। जब वो ठीक होकर हॉस्पिटल से घर लौट आए, तो जब मिलने के लिए घर पहुंचे तो उन्होंने पूछा उनसे कि अंकल जी आप तो बिल्कुल ठीक ही लग रहे थे पिछली बार जब मैं आया था, इस बार जो है ये मतलब कैसे सूचना मिली हमको कि इस तरह की दुर्घटना हो गई, क्या हो गया ऐसा कि आप इतने बेचैन हो गए, हार्ट अटैक हो गया, अभी तो स्वस्थ ही थे। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी आंटी है ना, कभी कभी ऐसा बोल देती है कि बर्दाश्त नहीं होता। तो उन्होंने जो है उनसे अंकल जी से प्रश्न किया है कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा बेचैन किया, है ना, कि आंटी ने जो शब्द बोले उन शब्दों ने अधिक आपको बेचैन किया, या कहीं ना कहीं आपने आंटी के इंटेंशन पे डाउट किया इसलिए आप अधिक बेचैन हो। क्या उत्तर आया होगा? उन्होंने कहा कि हाँ सब, है ना। आंटी कैसे इंटेंशन पे डाउट कर सकते, मतलब आंटी के इंटेंशन पे कैसे डाउट हो सकता? हॉस्पिटल में सबसे अधिक ध्यान रखने वाली वही है, घर में भी जो सबसे अधिक मेरा ध्यान रखती है वही है, वो कैसे मेरे को दुखी करना चाह सकती? नहीं, कहीं ना कहीं मैं किससे दुखी हुआ, उनके बोले हुए शब्दों से। तो वो जो व्यक्ति उनसे मिलने गए तो उन्होंने एक और क्वेश्चन रेज किया कि भाई ये जो शब्द आंटी जी ने आपको बोले, अगर वही शब्द कोई दूसरा आदमी बोले जिसके बारे आपको पहले से पता है कि वो आदमी थोड़ा परेशान है, थोड़ा बेचैन है, तभी भी आप पर वही असर पड़ता या नहीं पड़ता? वही शब्द कोई दूसरा आदमी बोलता जिसके बारे आपको पहले से पता है कि वो थोड़ा परेशान है, थोड़ा बेचैन है, अभी भी अंकल जी पे वही असर पड़ेगा? अब नहीं पड़ेगा। अगर शब्दों का असर, शब्दों के कारण समस्या होती तब तो वही असर पड़ना था। अगर शब्दों के कारण समस्या थी तब तो वही असर पड़ना था जो पहले पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं शब्दों के कारण समस्या लग रही है लेकिन है नहीं। उन शब्दों से जो डाउट जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? आंटी के इंटेंशन पे, और वो डाउट जाते ही वो बेचैन हो जा रहे हैं। बिना उस डाउट के इतनी बेचैनी हो ही नहीं सकती, लेकिन उसको स्वीकार भी नहीं पाते हम। एक बार ठीक से दिख जाए तो हम उपाय कर सकते। तभी आप देखेंगे तो 30 साल 35 साल पति पत्नी के रूप में साथ साथ रहते हैं और छोटी छोटी बातों से ये डाउट क्रिएट हो जाता है। हम उसको देख भी नहीं पाते और इरिटेट भी होते रहते हैं। जी, इसलिए इसको जांच के देख लिया जाए कि फैमिली में, फैमिली के आसपास जितने लोगों के साथ हमारा जीना हो रहा है, यहाँ जो डाउट आ रहा है वो वैलिड डाउट है क्या, या उसका भी इंटेंशन एग्जैक्टली मेरे तरह ही है, सुखी होकर सुखी करने का। मैंने गलत प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया है इवेलुएट करने का, इसलिए मुझे उसके इंटेंशन पे डाउट हो रहा है, या उसका इंटेंशन ही खराब है। क्या ऑब्जर्वेशन है आपका? ये जो परिवार में डाउट आ रहा है इस जगह पे दोस्तों के साथ, ये डाउट वैलिड है या मैंने इवैल्यूएशन प्रोसेस ही गलत अपना रखा है, अपने लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और, इसलिए डाउट आ रहा है? प्रॉब्लम तो इवैल्यूएशन प्रोसेस में है। अपना इवैल्यूएशन अलग तरह से कर रहा हूं, दूसरे का इवैल्यूएशन अलग तरह।
अगर ठीक प्रोसेस से अगर मैं इवेलुएट करता हूं तो ये बात स्पष्ट होती है कि मेरे कॉम्पिटेंस में भी प्रॉब्लम है और दूसरे के कॉम्पिटेंस में भी प्रॉब्लम है। जिस तरह से मेरे कॉम्पिटेंस का प्रॉब्लम मेरे इंटेंशन को इफेक्ट नहीं करता, वैसे ही दूसरे के कॉम्पिटेंस का प्रॉब्लम उसके इंटेंशन को इफेक्ट नहीं करता। जिस तरह मैं सुखी होकर सुखी करना चाहता हूं, परिवार का दूसरा सदस्य भी वैसे ही सुखी होकर सुखी करना चाहता है। तो चाहने के स्तर पर तो हम दोनों की स्थिति एक है। योग्यता मेरी पूरी पड़ती है तो मैं भी कर पाता हूं, उसकी पूरी पड़ती है तो वो भी कर पाता है। उसकी कम पड़े या मेरी कम पड़े, वो भी नहीं कर पाता, मैं भी नहीं कर पाता। ये इवैल्यूएशन के बारे क्या ऑब्जर्वेशन है कि जिस तरह आपका इंटेंशन सुखी होकर सुखी करने का है, परिवार मित्र इन सभी जगहों पर उनका भी इंटेंशन सुखी होकर सुखी करने का ही है। आपकी योग्यता में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी योग्यता में भी प्रॉब्लम हो सकती है। जिस तरह आपकी योग्यता की प्रॉब्लम आपके इंटेंशन को प्रभावित नहीं कर रहा, उसी तरह उसकी योग्यता की भी प्रॉब्लम उसके इंटेंशन को प्रभावित नहीं करती। और हम दोनों का इंटेंशन सुखी होकर सुखी करने का है। एक बार इतनी बात स्पष्ट हो जाए ना, तो हम इसके आधार पर दूसरे को अनकंडीशनली स्वीकार पाते हैं। कॉम्पिटेंस कम होता है तो छोटा प्रोग्राम बनाते हैं, कॉम्पिटेंस बड़ा होता है तो ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम बना लेते हैं। प्रोग्राम में वेरिएशन कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेंस। जिसका कम है उससे छोटा प्रोग्राम, जिसका बड़ा है उसके साथ बड़ा प्रोग्राम। लेकिन दोनों स्थिति में हमारा इंटेंशन पर डाउट नहीं आता, वो तो क्लियर बना रहता है। और इंटेंशन पे क्लैरिटी के आधार पर दूसरे के साथ संबंध में स्वीकृति बनी रहती है अनकंडीशनल। प्रोग्राम हम मॉडिफाई करते रहते हैं, कभी एक तरह का कभी दूसरे तरह का, ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ कॉम्पिटेंस। जी जी सर, जैसे आपने कहा कि इंटेंशंस को डाउट नहीं करना चाहिए, यह बात बिल्कुल ठीक है सर। पर सॉरी, मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं। मैं ये लाइन नहीं बोल रहा हूं कि इंटेंशन पे डाउट नहीं करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से मेरा इंटेंशन सुखी होकर सुखी करने का है, मैं ठीक से जांच के देख लूं परिवार के दूसरे सदस्यों का भी इंटेंशन यही है कि नहीं। ठीक है सर, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है सर। परंतु इसमें थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आ सकती है वो ये आ सकती है, जिस तरह से आपने हैप्पीनेस के दो एस्पेक्ट्स बताए थे सर, एक फिजिकल नीड्स वाले बताए थे और एक रिस्पेक्ट वाला, रिकॉग्निशन वाला सर। देयर वर टू एस्पेक्ट्स जो पिछली स्लाइड्स पे था सर, जिसमें हमने तो सर वहाँ पे हो सकता है हमारे परिवार के सदस्यों की इंटेंशन गलत ना हो, परंतु वो उन दोनों नीड्स को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। हो सकता है वो सिर्फ एक फिजिकल नीड्स कि आपके जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपको वो तो दे रहे हैं, जो फिजिकल फैसिलिटीज़ आपको दे रहे हैं, परंतु जो आपके रिस्पेक्ट वाली नीड्स हैं या रिकॉग्निशन वाली नीड्स हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। तो उनकी इंटेंशन गलत ना होते हुए भी वो पूरी उन दोनों चीज़ों को आइडेंटिफाई ना करते हुए कहीं ना कहीं लैक है जी। और वो लैकिंग कॉम्पिटेंस की है। दोनों चीज़ पे ध्यान नहीं गया, इसलिए उसको समझा नहीं, इसलिए वो दोनों को पूरा कर पाने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। जिस तरह से फिजिकल फैसिलिटी पर ध्यान गया तो अपने लिए आवश्यक फिजिकल नीड को कई बार कट करके भी दूसरे सदस्य को पूरा करता है आदमी। एक बार दूसरे वाले पक्ष पे भी, जो फीलिंग वाला पक्ष है ना, उस पर भी ध्यान चला जाए तो आदमी इसको अगर पूरा करता है तो उसको भी पूरा कर सकता है। तो जो नहीं कर पा रहा है, ये इंटेंशन की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि किसकी प्रॉब्लम है? कॉम्पिटेंस की। अगर एक बार ये दिख जाता है कि ये उनके कॉम्पिटेंस की प्रॉब्लम है कि फिजिकल नीड को तो आइडेंटिफाई करके पूरा तन मन धन लगा के पूरा कर रहे हैं, दूसरी जो सेल्फ की नीड है उन पर उनका ध्यान ही नहीं गया है, इसलिए वो पूरा नहीं कर पा रहे। अब जो उनको लेकर हमारे अंदर शिकायत थी, इरिटेशन था, एंगर था, क्या वो वैसे ही बना रहता है या धीरे धीरे खत्म हो जाता है? अगर हमको स्पष्ट हो गया कि उनके कॉम्पिटेंस की प्रॉब्लम थी कि वो एक पक्ष पे ही ध्यान दे पाए, दूसरा उनके फोकस में ही नहीं था, और ये उनके कॉम्पिटेंस की प्रॉब्लम है, अगर इतना स्पष्ट हो जाता है तो दूसरे जो हमारी फीलिंग की नीड को इतने समय से नहीं पूरा कर पा रहे हैं, इसको लेके जो हमारे अंदर शिकायत रहती है, इरिटेशन रहता है, एंगर रहता है, फ्रस्ट्रेशन रहता है, वो धीरे 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 खत्म हो जाता है। फिर हम सहयोग कर पाते हैं उनका कि उनका ध्यान भी उस दूसरे पक्ष पे चला जाए कि सुविधा जिस तरह से परिवार में ज़रूरी है, फीलिंग भी ज़रूरी है, आपसी चर्चा भी ज़रूरी है, फीलिंग को समझना भी ज़रूरी है, हम सब उस पर भी थोड़ा समय लगाते हैं
तो जो पक्ष अधूरा पड़ रहा था परिवार में उसको हम पूरा कर पाते, है ना। लेकिन एक बार अगर यहाँ डाउट हो गया कि वो चाहते ही नहीं है मेरे को समझना, है ना, हम तो उम्र में छोटे हैं इसलिए मेरा सम्मान हो ये उनके लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है ना। एक बार उनके इंटेंशन पे डाउट हो गया तो हमारे भीतर का इरिटेशन, एंगर, अपोजिशन ये बढ़ता चला जाता है और अलग अलग तरह से रिफ्लेक्ट होता है। जी, किन्हीं और का कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ हम लोग ले सकते हैं, बताइए। जी, आप अपना प्रश्न या शेयरिंग जो कर रहे थे भैया आप रख सकते हैं। नहीं, वो जो प्रश्न जब पहली बार मुझसे एक वर्कशॉप में पूछा गया था तो उस समय मेरे बच्चों को लेकर के गाड़ी में, मतलब वो स्कूल में जाते थे और जो फर्स्ट सेशन होता था फर्स्ट सेशन में मैं और मेरी वाइफ जाते थे, सेकंड सेशन लंच के बाद बच्चों को लेकर के वापस हम फिर जाते थे। तो जब ये प्रश्न मुझसे पूछा गया कि आपका सबके साथ संबंध अच्छा है तो मैंने थोड़ा सोचा, तो मैंने कहा अच्छा है, तो मैंने कहा पत्नी के साथ अच्छा है, बच्चों के साथ तो अच्छा है, दोस्तों के साथ उनका अच्छा है, ऑफिस वालों के साथ उनका बहुत अच्छा है। तो सोच लिया, फिर ये हुआ कि नहीं एक बार जांचना है। तो जब लंच के बाद जब लेकर के उनको जाते थे बच्चों के साथ तो नॉर्मली होता ही क्या था कि फिर मैं ड्राइव करता था और मैं और वाइफ और ड्राइवर पीछे बैठ जाते थे हमारे। तो मैंने अपने बच्चों को, तो मैंने ये कहा कि बच्चों को कैसा आज मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा और ड्राइवर, तो नॉर्मली क्या होता था कि ड्राइवर के साथ जो है वो बच्चे अच्छी अपनी बातचीत करते हुए हंसते खेलते चले जाया करते थे। जब मैं उनके साथ बच्चों पीछे बैठ गया, जीप थी मेरे पास, तो बच्चों ने कहा आप हमारे साथ बैठेंगे? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं बैठ सकते, तो बैठ जाइए। बैठ गए। तो वो करीब वो जहाँ पर वर्कशॉप थी करीब 15 किलोमीटर दूर जगह थी वो। तो जब रोज़ जाते थे तो बच्चे खूब हंसते गाते अपना आपस में खेलते खालते बात करते आते थे ड्राइवर के साथ। हम जब निकले तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद पूछा कि अपनी बेटी से पूछा तुम्हारी पढ़ाई ठीक चल रही है बेटा? हाँ पापा ठीक चल रही है। फिर बेटे से पूछा तुम्हारी पढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ ठीक चल रही है। इसके बाद उस 15 किलोमीटर में मैं उनसे कोई बात पूछने लायक नहीं था, ना मुझे उनके दोस्तों के बारे में पता था, पता नहीं उनकी क्लास भी ध्यान थी कि नहीं थी, वो भी चुप और मैं भी चुप। तो बच्चों के बारे में तो मुझे समझ में आ गया कि उनका कितना मेरे पे भरोसा है। और ये प्रश्न जो है वो मैं अपनी पत्नी से 4 साल बाद पूछ पाया कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि है। 4 साल बाद वो कभी जब हिम्मत पड़ी, वो कहीं ना कहीं जो है वो इनकॉम्पिटेंस कहीं ना कहीं था, बच्चों में दिख गया, पत्नी के साथ भी दिख गया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तो फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझसे पूछा, तो तब 4 साल बाद हम दोनों कह पाए कि नहीं हम दोनों को एक दूसरे पे भरोसा है। यस, तो इसको थोड़ा जांच के देख लें कि इस डाउट के साथ चलना ठीक है ना, और ये रियल डाउट है या हमारे इवैल्यूएशन की प्रॉब्लम है। और ये जो बात कह रहे हैं कि जिस तरह से मेरा इंटेंशन सुखी होकर सुखी करने का है, परिवार के दूसरे सदस्य का भी इंटेंशन वही है, साथी मित्रों का भी इंटेंशन वही है, वर्क प्लेस पे भी लोगों का इंटेंशन वही है। और एक बार जब हम अपने और दूसरे के इंटेंशन के प्रति क्लियर हो पाते हैं तब हम अपना और दूसरे के कॉम्पिटेंस का ठीक ठीक मूल्यांकन कर पाते हैं और ठीक ठीक प्रोग्राम बना पाते हैं। कॉम्पिटेंस अगर कम है तो छोटा प्रोग्राम बनाते हैं, कॉम्पिटेंस बड़ा है तो बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम भी चलाते रहते हैं, इन बिटवीन एक दूसरे के कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव करने का भी प्रोग्राम बनाते रहते हैं कि कॉम्पिटेंस भी बढ़ता जाए। लेकिन अगर यहाँ डाउट हो जाए तो ना अपने कॉम्पिटेंस पे ध्यान जाता है ना दूसरे के। ये इरिटेशन इतना एग्रीवेट करते लग जाता है धीरे धीरे कि संबंधों में समय समय पर अलग अलग तरह से भूचाल आते रहते हैं। कभी हम शिकार होते हैं, कभी दूसरे शिकार होते हैं, कभी दूसरे के हम शिकार होते हैं। तो ये जो मूल्यांकन है ना, ये ठीक लग रहा है या थोड़ा ज़्यादा ही थियोरटिकल लग रहा है? बाकी लोगों का क्या ऑब्जर्वेशन है इस पर? तो बिल्कुल ठीक लग रहा है सर, बट इसके साथ में एक सवाल ये भी है कि जैसे हम कॉम्पिटेंस की बात करते हैं और अपने कॉम्पिटेंस को दूसरे व्यक्ति की कॉम्पिटेंस को समझने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से अपने आप में परिवर्तन लाते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। पर यहाँ पर एक सवाल स्वीकार्यता का भी आता है कि
जिस व्यक्ति से हम कुछ अपेक्षा कर रहे हैं उसके कॉम्पिटेंस में सुधार लाने की, वो सुधार के लिए उसके पास स्वीकारता क्या है? तो सर ये एक बिंदु है जिस पर विचार हमको तो कर ये लग सकते रहा है कि सामने वाले का कॉम्पिटेंस कम है, मुझे उसका कॉम्पिटेंस इम्प्रूव करना है, तो मैं तो उसके कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन उसका मूल्यांकन ये है कि आपका कॉम्पिटेंस कम है। आप उसका गुरु बन के जाते हैं, वो पहले ही गुरु बना बैठा है। तो आपके कॉम्पिटेंस को बढ़ाने में वो लग जाता है, और उसके अपने बारे में एजम्पशन ये है कि उसका कॉम्पिटेंस तो ठीक है। आप उसका कॉम्पिटेंस बढ़ाने में लग जाते हैं, और आपका अपने बारे में मान्यता है कि आपका कॉम्पिटेंस तो ठीक है। आप दोनों ब्लॉक हो गए, है ना? दूसरे के कॉम्पिटेंस को बढ़ाएंगे शब्दों से, तो ये समस्या आती है। अगर मेरा कॉम्पिटेंस दूसरे से अधिक है तो उसका पहचान क्या है, या दूसरे का कॉम्पिटेंस मुझसे अधिक है तो उसका पहचान क्या है। तो अगर मेरा कॉम्पिटेंस आपसे अधिक है तो मुझे पहले से पता है कि आप मुझसे अधिक गलतियां करेंगे, तो आपके कॉम्पिटेंस के अभाव में की गई गलतियां मुझे इरिटेट नहीं करती। मुझे स्पष्ट है कि आपका इंटेंशन ठीक है, कॉम्पिटेंस के अभाव में आपसे गलतियां हो रही, तो आपकी गलतियां मुझे इरिटेट नहीं करती, है ना? एंगर नहीं आता आपकी गलतियों पे, फ्रस्ट्रेशन नहीं आता। आपकी गलतियों के बावजूद भी मैं आपको स्वीकार्य रहता हूँ, है ना? और उस स्वीकृति के साथ, है ना, संबंध पूर्वक आपके साथ जीता रहता हूँ। आप जब ये डिफरेंस देख पाते हैं कि दूसरे इस तरह की गलतियों पर मुझ पर फायर हो जा रहे हैं, ये आदमी उसके बावजूद भी हमको स्वीकार्य है ना, ये जो बिहेवियरल चेंज आप देख पाते हैं, है ना, उसके बाद आप इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार हो पाते हैं कि इनसे कुछ समझा जाए, है ना? तो जब तक व्यवहार में सामने वाले आदमी ने आपको इवेलुएट नहीं किया है कि आपकी योग्यता उससे अधिक है किसी इंडिकेटर के साथ, तब तक मात्र शब्दों से कोई थोड़े सुनने को तैयार होता है। शब्द तो बहुत सारे हैं लोगों के पास, ये समस्या है उसमें, है ना? तो अगर वो ठीक से स्पष्ट हो जाए ना, है ना, हमको स्पष्ट हो जाए ठीक से, तो हम शब्दों से समझाने की जगह जो व्यवहार है हमारा उसको स्थिर बनाए रखते हैं। इस कारण वो आदमी आश्वस्त होता है, फिर एक पॉइंट पर हमारे साथ शब्दों में भी चर्चा करने में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाता है, फिर हम उसका सहयोग कर पाते हैं शब्दों से भी। अन्यथा तो जो आप कह रहे हैं वो प्रॉब्लम है ही, लेकिन वो प्रॉब्लम कॉम्पिटेंस की है, दूसरा आदमी के कॉम्पिटेंस की प्रॉब्लम है। ठीक, अभी जो दूसरी समस्या है ना, कि एक बार जब ये हमको दिख जाता है ना कि स्थिति ऐसी है, तो दृश्य बदल जाता है। अब चाहे गिलास मुझसे टूटे या दूसरे से टूटे, दोनों स्थिति में मुझे लगता है कि गिलास तो एक्सीडेंटली टूटा। चाहे मैं लेट आऊं या दूसरा लेट आए, मुझे स्पष्ट रहता है कि ये इंटेंशन की प्रॉब्लम नहीं है, कॉम्पिटेंस की प्रॉब्लम है, परिस्थिति की प्रॉब्लम है। अगर दूसरे से 100 बार भी अब गलती होती है तो मुझे उसके इंटेंशन पे क्लैरिटी रहती है ना? मुझे ये स्पष्ट रहता है कि उसके कॉम्पिटेंस में जो कमी है उसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है, इंटेंशन तो उसका ठीक है ना? अपने बारे भी क्लियर रहता है कि मेरा इंटेंशन भी ठीक है, चाहे एक बार भी गलती हो, है ना? कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम हो रही हो मेरे में भी कॉम्पिटेंस की कमी है, इस कारण मेरे से भी गलती हो रही है। ये जो दो स्पष्टता रहती है, तो अब मैं इस स्पष्टता के साथ दूसरे के कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव करने के पहले उसके साथ अफेक्शन की फीलिंग से जीता हूँ, और वो भी कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव करने का एक मेथड है। और जीते हुए जब स्वीकृति बनती है तब शब्दों से भी उसका कुछ सहयोग करता हूँ, है ना? और अपने को देखूँ तो एक बार मेरा कॉम्पिटेंस कम है, जब इस पर ध्यान जाता है तो मैं अपने कॉम्पिटेंस को भी इम्प्रूव करने के लिए विलिंग के साथ उस पर काम करता हूँ, तो मेरा विकास भी होता है और दूसरे के विकास में भी मैं सहयोगी हो पाता हूँ। तो फिर परिवार में, कार्यस्थल पर या मित्रों के साथ परस्पर डेवलपमेंट का काम शुरू होता है ना? और ये पूरी प्रक्रिया करते समय एक बात और मुझे स्पष्ट रहती है, जब मैं किसी को कुछ समझाने जा रहा हूँ ना, तो उसके समझने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है वो समझ नहीं पा रहा है, लेकिन एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी ओपन रहती है कि हो सकता है मैं समझा ना पा रहा हूँ। अभी दोनों निष्कर्ष निकलता है कि कोई एक निकलता है? तो हम दोनों के साथ ओपन रहते हैं कि भाई हो सकता है वो समझ ना पा रहा हो, लेकिन ये भी संभावना हो सकती है कि मैं समझा ना पा रहा हूं। तो यहां से फिर ट्रस्ट ऑन इंटेंशन जब स्टैब्लिश होता है तो म्यूचुअल डेवलपमेंट का काम शुरू होता है। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, चाहे घर में चाहे ऑफिस में।
तो इतनी बात हम लोगों ने की कि अब जब इवेलुएट करते हैं तो ट्रस्ट ऑन इंटेंशन के साथ, है ना, आई फील रिलेटेड विद अदर, है ना। और जब भी मैं प्रोग्राम बनाने जाता हूँ अपने कॉम्पिटेंस का भी इवेलुएशन करता हूँ, दूसरे के कॉम्पिटेंस का भी इवेलुएशन करता हूँ, और प्रोग्राम म्यूचुअल कॉम्पिटेंस के इवेलुएशन के आधार पे बनाता हूँ। एक बार इंटेंशन पे क्लियरिटी हो गई तो भी कॉम्पिटेंस को इवेलुएट करना आवश्यक है या ऑप्शनल है? आवश्यक है, क्योंकि प्रोग्राम तो कॉम्पिटेंस के आधार पे बनेगा। हमको ये स्पष्ट है कि सामने वाला सही करना चाहता है, लेकिन फिर भी सही कर पाने का कॉम्पिटेंस है कि नहीं और कितना है, उतने के आधार पे कार्यक्रम बनेगा, है ना। अगर सिर्फ इंटेंशन को ही आधार बना के कार्यक्रम बनाने जाता हूं तो कार्यक्रम में एक्सीडेंट होने की संभावना पर्याप्त है। तो इस प्रक्रिया में मैं कॉन्स्टेंटली एफर्ट कर पाता हूं अपना कॉम्पिटेंस इंप्रूव करने का और दूसरे के कॉम्पिटेंस को इंप्रूव करने का, है ना। इसलिए कहा कि ट्रस्ट जो है फाउंडेशनल वैल्यू है रिलेशनशिप। एक बार जब इन बातों को मैं नहीं देख पाता ना, तो सामान्यतः जो व्यवहार में छोटी छोटी चूक होती है या बड़ी बड़ी चूक होती है, उससे सबसे पहले जो डाउट जाता है वो इंटेंशन पे जाता है, अगर इन सब चीज़ों को ठीक से नहीं देख पाता। और इंटेंशन पे डाउट जाते ही हमारे अंदर अपोजिशन, विरोध, एंगर, ये सब शुरू हो जाता है। और उस प्रक्रिया में हम कई बार सीधे सीधे ब्लास्ट कर जाते हैं, कई बार कुछ दिनों का एक्यूमुलेशन के बाद ब्लास्ट करते हैं। उससे पूरे रिलेशनशिप में देखेंगे तो बहुत तरह के एक्सीडेंटल दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मुझको याद है जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब कानपुर में जब पढ़ रहा था इंजीनियरिंग के दौरान, तो सेकेंड ईयर में एक विंटर वैकेशन हुआ हमारे यहाँ। तो जब विंटर वैकेशन हुआ तो एक तरह से सभी बच्चे चले गए, हम 3-4 लोग हॉस्टल में बचे थे जिनके अपने कुछ व्यक्तिगत काम थे। तो एक बैचमेट था, बहुत परिचित तो नहीं था मेरा उससे उस समय, बट वो दूसरे ब्रांच में था। वो आया एक दिन शाम के समय, मेरा टिकट 2 दिन बाद का था वहाँ से जाने का कहीं और, छुट्टी में, विंटर वैकेशन में। वो आया, आके बोला कि क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? हमने कहा कल का मेरा टिकट है, परसों का। तो बोला मेरी समस्या ये है कि इस ज़रूरी काम से रुका हूँ और मेरी तबीयत ख़राब है और हॉस्टल बंद हो रहा, मैस कैंटीन सब बंद, चाय पीने के लिए भी 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है हॉस्टल से, और इतनी समस्या है कि तुम रुक सकते हो क्या 2-3 दिन? मैं ठीक हो जाऊँ, मेरा काम खत्म हो जाए तो चले जाना, हॉस्टल में कोई है नहीं। तो मेरा भी बहुत अर्जेंट काम नहीं था, मैं रुक गया। उसका जो भी इलाज था कराया, उसका काम था, ख़त्म हो गया। कानपुर से 50-60 किलोमीटर दूर पे उसका घर था, तो उसके घर भी गए, छोड़ के आए, परिवार से भी परिचय हो गया। मेरा घर कानपुर से 350 किलोमीटर दूर है, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ मैं। तो बड़ी छुट्टी होती थी तो जाते थे, 1 आध दिन की छुट्टी में उसके घर आना जाना हो गया। तो उसके माँ बाप कई बार जब उसके लिए कुछ मिठाई उठाई बना के भेजते थे तो मेरे लिए भी भेजने लगे, फैमिली इन्वायरमेंट सा बन गया। फिर पढ़ाई खत्म हो गई, मैं वही नौकरी करने लगा। वो दिल्ली में, ये जो IIT दिल्ली के पास जिया सराय जगह, उसमें बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आते हैं, वो यहाँ आ गया। जब भी वो घर जाता था तो रेलवे स्टेशन उसका कानपुर पड़ता था, वहीं उतरता था, या तो जाते समय या आते समय मिलने जरूर आता था। अब जो मेरी नौकरी में नए दोस्त बने थे वो भी उसको पहचानने लगे उस कारण, तो कॉमन दोस्त हो गया। 2007 के आसपास की बात है, हम लोग एक वर्कशॉप करके इवनिंग का ऐसे लौट रहे थे 9 बजे के आसपास रात में। तो GT रोड जो वहाँ के कानपुर में है, उसमें हमारा एक मेजर एक्सीडेंट हुआ, ट्रक और टेम्पो का हेड ऑन कोलिजन हुआ। तो उसमें बहुत सारे फ्रैक्चर, हाथ में 4-5 फ्रैक्चर, नाक में, जबड़े में, पैर में, तमाम। बिस्तर पे पड़े थे हॉस्पिटल में। तो जितने साथी लोग थे, टीचर्स, स्टूडेंट, ये सब बहुत सारा घर के लोग 3-4 दिन बाद पहुँचे। एक दिन बिस्तर पे मैं लेटा हुआ था तो मेरे एक साथी टीचर, मनीष नाम है उनका, ऐसी बातचीत में उन्होंने कहा कि जितने लोगों को मैं जानता हूँ, आपको जानने वाले लोगों को, वो सब आपको देखने आ गए। ये जो दोस्त था मेरा, उसका नाम सुधीर था, बोले वो सुधीर नहीं आया आपको देखने। अब वो इतना बोल के किसी काम से चले गए। वो तो चले गए, लेकिन बिस्तर पे लेटे लेटे मेरे विचार के लिए पर्याप्त काम छोड़ गए। अब मेरे विचार में गोल गोल चले, ये आना नहीं चाहता है कि आ नहीं पा रहा है। तो ये लगा कि हो सकता है उसको पता ही ना हो मेरा एक्सीडेंट हुआ है। तो फिर तो अभी इंटेंशन कॉम्पिटेंस की बात ही खत्म हो गई, फिर तो रिलैक्स हो गए। शाम को फिर आए, उनका घर जो है ना हॉस्पिटल रास्ते में पड़ता था उस व्यक्ति के घर में, जो टीचर मनीष जी थे। तो खाना वाना वही लेके आते थे अक्सर। तो शाम को फिर आए, गेट पे जैसे ही देखे मैंने इशारे से बुलाया। मैंने पूछा कि सुधीर को पता है मेरा एक्सीडेंट हो गया है? बोले हाँ, वो तो मैंने उसी रात उसको फ़ोन कर दिया था। मेरी बची खुची संभावना भी खत्म हो गई। अब रात भर के लिए पर्याप्त काम हो गया। और विचार में चलने लगा कि भाई वो आना नहीं चाह रहा है कि आ नहीं पा रहा है। तो कभी तो लगता था कि बदमाश आदमी है, आना नहीं चाह रहा है, तब तो अंदर से इरिटेशन होती थी। लेकिन जब ध्यान जाता था कि भाई हो सकता है उसका कोई मुश्किल काम हो, कोई ज़रूरी काम हो, उसमें फंसा हो, इसलिए नहीं आ पा रहा होगा, तो थोड़ी राहत सी लगती थी। लेकिन इतनी जल्दी विचार कहाँ रुकते हैं। एक और विचार जनरेट हुआ
कि मेरी जगह अगर उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया होता तो कौन सा जरूरी काम उसको वहां रोके रहता? आता नहीं आता है, ये तो दौड़ के आता ही, भाग के आता ही, है ना। मेरे में नहीं आ रहा, भाई में आता। अब तो प्रॉब्लम कहाँ है? उसके इंटेंशन। जैसे ये निष्कर्ष बने, अब उस समय अगर ब्लड प्रेशर नापते होंगे ना ये तो उनको बड़ा मिलता होगा, है ना। लेकिन फिर एक और विचार आया कि मैं अपेक्षा तो कर रहा हूं कि भाई की तरह दौड़ा चला है, उसकी भाई ने जो उसकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूशन किया है और मैंने जो कंट्रीब्यूशन किया है, क्या वो एक जैसा है या बहुत डिफरेंस है? पर मैं क्या 2 दिन बीमार हो गया, थोड़ा साथ रह गया, घर चला आया, उससे अधिक तो मम्मी ने मिठाई खिला दी उसके उसके भाई ने तो बहुत कुछ किया होगा उसके लिए बचपन से लेके अब तक। अब मैं अपेक्षा कैसी लगाया हूँ? इतना करके अपेक्षा इतना बड़ा लगा लिया हूँ कि भाई की तरह दौड़ा है। अब ये प्रॉब्लम उसकी है कि प्रॉब्लम मेरी है? आपको लगा प्रॉब्लम मेरी है, वो तो ठीक ही है, तो अपने को थोड़ा राहत आया। लेकिन एक और विचार जनरेट हुआ कि मैं कौन सा अपेक्षा लगाया हूँ कि भाई की तरह आओ, रात दिन मेरी सेवा करो, लैट्रिन फेंको, कपड़े धो, सब इतनी तो अपेक्षा है नहीं। सामान्य अपेक्षा है, कानपुर आपका लोकल शहर है, रात को ट्रेन पकड़ो दिल्ली से कानपुर 6 घंटे में, सुबह थोड़ा देख लो इलाज ठीक चल रहा है कि नहीं, डॉक्टर ठीक है, कुछ गाइड करना करो, शाम को ट्रेन पकड़ो फिर दिल्ली सुबह। इतना भी समय नहीं निकाल सकते तो ये सब संबंध किस काम? ऑलमोस्ट मुझे लगने लगा कि ये आदमी के साथ जो मैंने 4 साल लगाए ये तो बेकार चले गए, ये आदमी ठीक नहीं। इतने दुर्घटना के समय जो आदमी इतना भी समय नहीं निकाल सकता, ऐसे लोगों के साथ संबंध रखना तो जो ठीक नहीं है ना। ऑलमोस्ट मैं इस जगह पहुंचने लगा कि ड्रॉप कर दूंगा, मैं इसके साथ जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगा, है ना। फिर ये ध्यान आया कि जिस समय हम इंजीनियरिंग की तैयारी किया करते थे, कोचिंग किया करते थे, 2 साल कोचिंग किए, तो जब इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम पास में आते थे, इंट्रेंस के एग्ज़ाम, तो घर वालों को बोल ही देते थे कि दोस्त आए तो मना कर देना, वो आए तो मना कर देना, ये सब ध्यान में आया। तो अब तो ये बात, अब जॉब लग गई है, पैसा कमाने लगे, अब बात ये सब देखने लगे हैं, तो उस समय तो क्राइसिस है, उसका भी कुछ क्राइसिस है, ये सब कुछ विश्लेषण चला, है ना। तो एक पॉइंट पर हमने ये निर्णय बनाया कि संबंध को ड्रॉप नहीं करेंगे, उसके साथ एक प्रयोग करते हैं, देखते हैं कुछ निष्कर्ष क्या निकलता है। लेकिन अंदर से बहुत स्वीकृति हो उसकी, ऐसा नहीं था, लॉजिकली एक चीज़ों को इधर उधर सेटल करके कुछ निष्कर्ष बनाया। जॉब अब ज्वाइन किया, कुछ दिनों बाद वो मिलने आया, हमने तो फ़ोन वोन भी नहीं किया, अंदर तो गुस्सा था ही। लॉजिकली चीज़ों को कितना भी सेट कर लीजिए, वो भाव थोड़े सेट होता है, वो तो अंदर गुस्सा भी था, बहुत सेट नहीं हो रहा था। वो मिलने भी आया, अपनी जो भी शिकायतें थी वो सब उसने, समस्या थी बताइए, एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम था, ऐसी समस्या इसलिए नहीं, वो सब सुन रहा हूँ, बट अंदर से तो बहुत सुन भी नहीं रहा था। अंदर से तो निष्कर्ष था कि कहाँ झेलें हम इसको, है ना। खैर चलता रहा, बाहर रही, रिफ्लेक्ट होने दिया, समय बीता। कभी कभी परिवार में ऐसी परिस्थिति आती ना, कई सारी दुर्घटनाएं सीक्वेंस से घटती हैं, समय लगता है वही कालखंड रहा होगा। 8-9 महीने बाद की घटना होगी। मेरी मदर को वहाँ उत्तराखंड में जो मेरा घर है वहाँ मम्मी पापा रहते थे, मैं तो कानपुर में, मेरा छोटा भाई गुड़गांव में जॉब करता था, और जो तीसरे नंबर का भाई तो वहाँ से 250 किलोमीटर दूर पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड, वहाँ पढ़ता था। घर में मम्मी पापा थे, मम्मी को ब्रेन हेमरेज हुआ, तो पापा काफ़ी अकेले परेशान हुए, फिर हम लोग दौड़े भागे। खैर तो मम्मी को वहाँ पास में शहर एक हल्द्वानी, वहाँ लेके थे, फिर बरेली लेके आए, फिर कानपुर लेके आए, ऐसा सीक्वेंस चला। जब हम लोग कानपुर लेके थे, बरेली में लेके जब थे उसको, मम्मी को, इनफैक्ट स्थिति क्या थी कि हम तीनों के तीनों भाई, या वो पढ़ ही रहा था और हम लोग प्राइवेट जॉब में एक तरह से थे, तो बहुत ब्रेन हेमरेज के केस में तो लंबा इलाज चलता है, 4-5 महीने एकदम मरीज के साथ लगे रहना पड़ता है। तो हम लोग 15 दिन 20 दिन का सर्कुलेशन करते थे, एक जाता था दूसरा आता था, पापा के साथ 2 लोग बने रहते थे, ऐसे ये चल रहा था। उस समय तक सुधीर का जो जॉब थी वो लग गई थी, ज्वाइनिंग अभी नहीं आई थी उसकी। मैंने तो उसको फ़ोन करके कुछ बताया भी नहीं, इनफैक्ट मेरी बात भी नहीं हुई। किसी और से उसको पता लगा कि ऐसी ऐसी परिस्थिति मेरे घर में हो गई है और ऐसी जगह हम लोग फंसे हुए हैं। वो खुद ही अता पता करके और बरेली पहुंच गया। मम्मी के साथ जब तक बरेली में लेके हम लोग थे, पूरे समय बना रहा। उसी ने सजेस्ट किया कि आप इनको लेके कानपुर चलो, वहाँ आप जॉब भी कर पाओगे, इनको भी देख पाओगे, और अपना शहर है, हम लोग बहुत तरह के वहाँ पर हेल्प भी जनरेट कर पाएंगे। हम लोग लेके कानपुर आए। जब तक मेरी मम्मी एक स्तर की ठीक नहीं हो गई, पूरे समय वो बना रहा। वो जो आईसीयू में जब पेशेंट को एडमिट करते हैं तो बाहर वो नहीं अखबार चटाई बिछा के बैठ के समय काटना पड़ता है, वो पूरा करता था वही। हम लोग तो चले आते थे कभी दिन में, उसको बीमार बुखार लग गया, वो दवाइयाँ खा के डटा रहता था। हमारे जो रिश्तेदार आते थे मिलने, उसमें से कुछ रिश्तेदार इस तरह के कमेंट भी करते थे कि इनके लड़के तो 3-3 हैं, लेकिन इन तीनों से अधिक जो ध्यान रख रहा है वो ये रख रहा है ना। अभी जब उस घटना को मैं देखता हूँ और साल भर पहले की घटना के समय जब मैं सोच रहा था उसको जोड़ के देखता हूँ,
पता लगता है कि छोटी छोटी घटनाओं से अपने संबंधियों के इंटेंशन पे डाउट करके हम संबंधों को काट काट के अपनी ज़िंदगी से फेंकते चले जाते हैं ना। अगर उस समय मैंने ये सब डिसीजन ले लिया होता तो ऐसा संबंध तो खो ही दिया होता ना। फिर ये ध्यान गया कि पिछले संबंधों को और ट्रैक करते हैं तो पता लगा जाने कितने ऐसे संबंध दिख रहे हैं जिनके साथ छोटी छोटी घटनाओं पे हमने उनके इंटेंशन पे डाउट करके अपनी ज़िंदगी से एक तरह से निकाल फेंका। और ऐसे अगर एक एक आदमी को निकालते चले जा रहे हैं तो अकेले करेंगे क्या? फिर हमारी संबंधों की कमाई क्या है? एक समय कुछ छोटी घटना होती है, एक तरह का विश्लेषण होता है, ठीक से इंटेंशन के प्रति क्लैरिटी नहीं हो पाती और रिएक्शन में हम लोग जाने कितने बड़े बड़े स्टेप्स उठा लेते हैं, है ना। और कई सारे संबंधों में इस तरह का, है ना, भूचाल पैदा करते रहते हैं। एक बार ठीक से इंटेंशन के प्रति क्लैरिटी हो जाए, है ना, इंटेंशन ठीक से स्पष्ट हो जाए, है ना, तब संबंधों में कोई भी इस तरह का रिएक्शन या इस तरह का, है ना, स्टेप लेने से पहले 50 बार जांच करते हैं कि प्रॉब्लम कॉम्पिटेंस की है या इंटेंशन की है। अब दृश्य दूसरा दिखता है। आप भी अगर रिफ्लेक्ट करके देखेंगे ना तो आप भी अपने संबंधों को जांच सकते हैं कि इंटेंशन की ठीक से जांच परख न करने के कारण इंटेंशन पर डाउट करके आपने भी अपने संबंध में कहाँ पर किस किस तरह से भूचाल पैदा किया। और ये सब जांच परख उतना ही जरूरी है जितना फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स की जांच परख जरूरी है। क्या टाइम है? मैं कुछ उस पर मेरे पास 3 मिनट का समय है। कोई स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन या क्वेश्चन है तो ले लेते हैं, अन्यथा फिर मैं इसको क्लोज करूंगा। जब हम बात करते हैं कॉम्पिटेंस की, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटेंस को सही तरीके से अगर समझ पाते हैं तो हम अपने संबंधों को बचा सकते हैं। पर जैसा कि आपने अपना इसको थोड़ा सा ठीक कर दूं मैं, जी क्वेश्चन का बेस ठीक हो जाएगा। जी। यहाँ जो बात कर रहे हैं कि कॉम्पिटेंस को इवेलुएट करने से पहले इंटेंशन को इवेलुएट करना जरूरी है। बिल्कुल सर, जैसा मेरा इंटेंशन है वैसा दूसरे का भी इंटेंशन, ये स्पष्ट हो जाता है जी। तो स्वीकृति बनी रहती है। अब कॉम्पिटेंस को इवेलुएट करते हैं, जैसा कॉम्पिटेंस होता है वैसा कार्यक्रम बनाते हैं। बिल्कुल सही सर। इंटेंशन और कॉम्पिटेंस की जब हम बात करते हैं सर, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक समय के सापेक्ष होता है और कहीं ना कहीं हमारी जो प्रबुद्धता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे इन चीज़ों को सीखते हैं। पर ये समय के साथ सीखने की जो प्रक्रिया होती है और हमारा कॉम्पिटेंस का जो लेवल बनता है, इन समय में हम कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को खोते चले जाते हैं और बाद में जो है उन चीज़ों को जब हम एनालाइज करते हैं तो रिगेन करने की कोशिश करते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसी स्थिति में ही शिक्षा का वास्तविक रोल बनता है कि हम शुरू से ही इमोशनल इंटेलिजेंस को इसके माध्यम से, जैसे जो ये प्रवर्तन कार्यक्रम चलाया जा रहा है AICT के माध्यम से, तो शिक्षा का रोल यहीं पर बनता है और हम अपने बच्चों में शुरू से ही इस इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने की कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं जिस कॉम्पिटेंस और इंटेंशन की बात कर रहे हैं हम समय के सापेक्ष समझते चले जाएंगे। धन्यवाद सर। बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी इस बात से कि शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जितना हमको सुविधा कमाने लायक बनाने में शिक्षा सहयोग कर रही है, संबंध में हम कंटिन्यूटी में, परिवार की हार्मनी के अर्थ में उचित कंट्रीब्यूशन कर सकें, इस अपेक्षा से भी हम अपनी ज़िंदगी के 20 साल शिक्षा को दे रहे हैं। माँ बाप की कमाई का 1/3 हिस्सा, अपनी ज़िंदगी का 1/3, 1/4 हिस्सा शिक्षा में मात्र इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हम कुछ पैसा कमा सकें, इतने योग्य बनाए, बल्कि इसलिए दे रहे हैं कि वो भी पैसा तो हमको कमाने योग्य हमारी शिक्षा हमको बना दे, साथ साथ परिवार में मैं कंटिन्यूटी में संबंध पूर्वक जी पाऊँ, ये योग्यता भी मेरी डेवलप करती। इस आशय से हम या हमारे जो बच्चे हैं अपनी ज़िंदगी के इतना समय लगा रहे हैं और जिस तरह का लीडरशिप अभी यहाँ इस वर्कशॉप हॉल में है, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता तो है कि ये दोनों पक्ष शिक्षा के माध्यम से पूरा हो सके। उस अर्थ में जो भी वातावरण तैयार करना है, जो भी निर्णय लेने हैं और फिर उसको जो पोषित करना है, संरक्षण करना है, प्रोग्राम बनना है, एक आवश्यकता फील होती है, तो उस पर आगे का कार्यक्रम हो सकता है। अभी मैं यहीं पर अपनी बात को रोकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।